Are you ready for this? The name is Core Banking. And what is the name of this chapter? Core Banking. Core Banking. इतना नॉलेज देंगे ना आपको बैंक के ऊपर, इतना बैंक, सिर्फ बैंक. आई डोंट नो, ऐसा लगता है बैंकिंग के सिलेबस में आ गए हम लोग. इतना बैंक दिखेगा आने वाले कई दिनों में, सिर्फ आप बैंक करना, बैंक. आप करेंगे बैंक. बैंक. अभी सभी लोग मेरे पास देखिए, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज, आज का लेक्चर इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण. आज ये चैप्टर का होने का अस्तित्व आखिर क्यों है, आखिर क्यों? जिंदगी में एक चीज होती है जिसका नाम है व्हाट, पर दोस्तों व्हाट से ज्यादा जरूरी है. मैं आपको व्हाट तो समझा ही दूंगा, पर समझना यह भी जरूरी है आखिर कोर बैंकिंग दुनिया में क्यों आया. दोस्तों बैंक ने इन दिनों में धंधा नहीं बदला है, धंधे करने के तरीके बदले. पहले भी कल बैंक में विड्रॉ डिपॉजिट हो रहे थे, आज भी बैंक में, आपका ध्यान भी है क्या नहीं? कल भी बैंक में विड्रॉ डिपॉजिट हो रहे थे, आज भी बैंक में विड्रॉ डिपॉजिट हो रहे हैं. सिर्फ धंधा नहीं बदला, धंधा नहीं बदला, धंधे करने के. सर पहले बैंक में जाकर विड्रॉ डिपॉजिट हो रहे थे, आज बैंक में जाने की जरूरत नहीं, घर से ही, किसी भी जगह से, कभी भी, एटीएम से, मोबाइल से, ऑनलाइन बैंकिंग से. दोस्तों पहले जब कोर नहीं था तब बोलो बच्चों क्या था? जब कोर नहीं था तो क्या था? नॉन कोर. आपसे एक सवाल पूछूं मैं, जब आपका ध्यान है कि आप कुछ और कर रहे हो क्या? मुझे ऐसा लगता है कि बेटा उधर कुछ बातें हो रही है, व्हाइट टी शर्ट में जो होता नहीं ना, सब ठीक है. आप बात मत करो. ये जो चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन चलता है ना, तो आपने जरा सा रेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज चैप्टर चलेगा इसी फंडामेंटल पर. और ये ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर आयशा ने अब की बात सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किया हुआ है. तो आपकी भलाई इसी में है. आई होप यू आर लाइकिंग रॉक्स. हम इस चैप्टर को रॉक्स से ही करेंगे, तो कुछ डिलीट और कुछ ऐड करने का झंझट नहीं होगा. कभी लगेगा मुझे ज्यादा विस्तार में पढ़ना, तो मैं आपको बता दूंगा मेन बुक से इतना पढ़ लेना. जैसे ना एक दो क्वेश्चन हमने बोले थे ना, ये बुक से पढ़ लेना, बाकी तो इसका इनफ कंटेंट है. पढ़ाओ
जब कोर नहीं था, जब कोर नहीं था तो तब क्या होता था? अपना डांसर का नाम क्या है? क्या नाम है इनका? ऋतुराज, मिस्टर राज आर्यन। बेटा खड़े हो जाओ, आपके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे। पहले राज क्या करता था मालूम है? राज का यहां पे एक अकाउंट है बैंक में, बैंक का नाम है देना। ये हमारा ऋतुराज है, नाम में इनके राज लिखा है, और ये कस्टमर है देना बैंक के। लेना बैंक कोई बैंक नहीं है, देना बैंक। बेटा आपको ऐसी अकाउंट में बैंक खुलाना था, बैंक ऐसे अकाउंट में खुलाना था। बैंक दोस्तों, ऋतुराज ने अपना अकाउंट जो खोला है वो देना बैंक में खोला है, और अक्सर वहां के, अभी ये उन दिनों की बात है जब दुनिया में कोर नहीं था। कोर नहीं था यानी कि एटीएम नहीं था, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था, यानी कि मोबाइल बैंकिंग नहीं था। और ऋतुराज हमेशा की तरह यहां पे एक मुस्कुराती हुई मुस्कुराते हुए आंटी के पास में जाता, और आंटी बोलती थी, अरे आंटी अक्सर ये, और ये देना बैंक था हमारे यहां पे बाजू में, जिसका नाम है अपना कौन सा शुक्रवार पेट है क्या? गुरुवार पेट। अक्सर, अरे प्रॉब्लम क्या है भाई? पूना में बहुत सारे पेट है, सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। ओके, बहुत सारे यहां पे है। मत करो ना, मत करो, छेड़ो मत, चलो अब थोड़ा सा इससे बाहर निकले। तो वहां पे अक्सर ये जाया करता था, और इनका काम था आंटी के पास पैसे जमा करना। अब बताओ, ये आंटी के पास गया और इन्होंने आंटी को 50,000 रुपए दिए। आंटी ने मुस्कुराते हुए 50 लिए, आंटी ने कंप्यूटर पे लिखा, ऋतुराज केम बैक होम। अब की बार ऋतुराज गया दिल्ली। अब दिल्ली में वापस से दिल्ली के देना में गए। पहले ये पुणे के देना में गए थे, पूना का देना। अब दिल्ली के देना में गए, और देना में वापस से यहां पे एक महिला आंटी बैठी थी। अब इन्होंने इस आंटी को पैसे दिए थे जो पूना में रहती है। बेटा आप पूना के देना में गए थे। अब दिल्ली के देना में जाएंगे। अब दोस्तों, दिल्ली के देना में जैसे ही पहुंचे, वहां के आंटी ने इनसे बात की। बोले आपने नाम तो मेरा सुना ही होगा, ऋतुराज। बोले मैंने आपको पैसे दिए थे 50,000। और ये आंटी पूछती है आपका आना कैसे हुआ? बोले मैंने जो 50 देता ना उसमें से 10,000 मुझे चाहिए। ये वो आंटी को बोल रहा है मुझे 10 चाहिए। ये वो आंटी बोले कौन से 10? बोले आप कमाल करते हो, मैंने जो पूना में 50 दिए थे, मुझे मेरे 50 वापस दो। वो आंटी बोल रही भाई साहब हम आपको जानते नहीं, कौन हो आप? आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, आपको जो भी करना है ना वो पूना में करिए, ठीक है? मैं आपको जानती नहीं हूं, आप हो कौन? अब है कौन? बोले मैम बस वो देना ये देना, मैंने उस देना में दिया था, इस देना से ले रहा। इतना शराब, इतना मारा इसको, इतना मारा। वहां के ये बदतमीजी करने लगा कि ऐसे कैसे बैंक है, जब उधर दिया तो आपको कैसे मालूम नहीं? बोले आपने जो पूना के आंटी के साथ किया हुआ है, I mean, जो आपने बातचीत की हुई यहाँ पे, आपने जो पैसे जमा करे है वो पूना के आंटी के पास है। मुझे क्या पता कि वहां पे आपने क्या किया, और आप पूना में क्या करते हो मुझे क्या पता। अभी अपना ऋतुराज रोया, बहुत रोया। इस बेचारे के 50,000 उसको वापस मिले कि नहीं मिले? उसको अपने पैसे वापस मिले नहीं मिले? नहीं मिले। दोस्तों ये बच्चा बहुत रोया, इतना मासूम सा बच्चा ये मासूम बच्चा रोया। इस बच्चे को अपने ही पैसे नहीं मिले। सोचो क्या हुआ। एक बात पूछे आपसे,
अरे रुको ना, कोर बैंकिंग चालू हो रहा है। आप मुझे बताओ इस आंटी को इस आंटी के बारे में क्यों नहीं मालूम, ऑल्दो दे आर वर्किंग विद द सेम बैंक? बिकॉज ये तब की बात है। प्लीज अभी डोंट टॉक, अभी बहुत सीरियस मैटर चलो, डोंट टॉक गाइस प्लीज। बताओ एक सवाल, सिर्फ इस आंटी को इस आंटी के बारे में क्यों नहीं मालूम? बिकॉज जब कोर बैंकिंग नहीं था ना, ये आंटी अपना डेटा अपने ही लैपटॉप में लिखती थी। उसका डेटा नेटवर्क पे नहीं था, उसका डेटा सर्वर पे नहीं था। इसे जो आंटी दिल्ली में बैठी थी उसको नहीं पता कि पूना में इस बंदे ने किया क्या है, इसलिए इसकी जानकारी इस आंटी को अवेलेबल नहीं थी। ये पुराने जमाने का बैंकिंग सिस्टम था दोस्तों। कोर बैंकिंग जब नहीं था भारत में, यानी कि साल 2005 के पहले, भारत के ब्रांचेस भी जो एक बैंक की हुआ करती थी वो भी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती थी। यानी कि आपने जिस अकाउंट में पुणे के देना बैंक में गुरुवार पेट में आपने जो पैसे रखे वो शुक्रवार पेट में भी नहीं मिलते थे। सोचने की बात है, साला इस बैंक को मैंने जो पैसे दिए, बाजू वाला बैंक भी बोलता आई डोंट नो, बिकॉज इट वॉज अ ब्रांच सेंट्रिक वर्ड। सुना है सर? जब नहीं था मतलब क्या था वो? इट वॉज अ ब्रांच सेंट्रिक। सर ब्रांच सेंट्रिक मतलब क्या? यानी कि जिस ब्रांच का डेटा उसी ब्रांच के तक सीमित होगा, दूसरे ब्रांच को भनक भी नहीं। इसने क्या किया है? ये कब की बात है? अरे कब की बात है यार? ये तब की बात है। अभी क्या है मालूम क्या? अभी सुनो, अभी दुनिया में आया कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्यों आया? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ऋतुराज को तकलीफ हो रही थी, और ऋतुराज को ये तकलीफ अब नहीं होगी। अब देखना ऋतुराज के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई। जब कोर है, अच्छा सुनो ना, ये कोर का लॉन्ग फॉर्म जानते हैं आप? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। इसका नाम है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। अभी थोड़ी देर के पश्चात आपको यह समझ में आ जाएगा इसका नाम सेंट्रलाइज क्यों रखा है। कई लोगों को नाम से ही अंदाज आ गया होगा, उसकी बुराई देखते हो इसका अंदाजा, अच्छा ये क्या होगा, ये ऐसा होगा ना। अब ऋतुराज को मजा आएगी जिंदगी में। अभी ऋतुराज कोई भी देना में जाए, चाहे वो पूना की देना हो, चाहे वो दिल्ली की देना हो, चाहे वो जयपुर की देना हो, चाहे वो इंदौर की देना हो, चाहे वो एफसी रोड पुणे की देना हो, कोई भी देना, सुन लेना। अभी मैं कोर पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर का। आपको एक बात बताऊंगा तो आपको बड़ा दुख होगा। पहले भी आईपीसी में कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट था, मालूम है कितने पेज का था? ओनली 1 पेज। अभी दिए 70 पेजेस। आपको एक सवाल उठ रहा होगा मन में, साला मैं सीए कर रहा हूं कि बैंकिंग का कोर्स कर रहा हूं? पूछो ना, ऐसा आपका कभी मन में लगता है इतना कि बैंक एक चैप्टर, 1 पेज, 2 पेज? आप नहीं जानते सीए बनने में आधे से ज्यादा रेवेन्यू हमें बैंक ऑडिट से आता है। और बैंक को ऑडिट करने के लिए जब तक बैंक की सिस्टम आप जानेंगे नहीं तो बैंक ऑडिट कैसे कर पाएंगे? इसलिए आपकी रोजी रोटी की चिंता ऐसे को ही, और उन्हें पूरा अखा चैप्टर, उनका अच्छा हुआ गनीमत उन्होंने बैंकिंग नाम का एक सिलेबस नहीं दे दिया आपको। क्योंकि जो हमारा जो सीए का प्रैक्टिस है उसका कहीं ज्यादा रेवेन्यू जो है बैंक ऑडिट से आता है, इसलिए दिया हुआ है ताकि आप बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में ट्रेन हो जाए। अब ऋतुराज ने क्या किया, पूना के आंटी के पास गया और पूना के आंटी को दे दिए 50। अब ऋतुराज को तो मालूम है बहुत आदमी इंटरनेशनल है, हर जगह पे घूमता है। ये दिल्ली में गया और दिल्ली में आंटी को बोला आंटी देना। अब आंटी को क्या बोल रहा है, आंटी मेरे पैसे। आंटी ने स्वैग से स्वागत किया है इसका। बोले भाई साहब बैठिए। बोले आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम ऋतुराज। जानते सुनेगा क्या हुआ? मुझे बताओ, इस आंटी को इसने बोला मुझे 10 चाहिए, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अब ये आंटी ने मुस्कुराते हुए उसको 10,000 रुपए दिए। अब सवाल उठ रहा है ये ऋतुराज की पहचान हुई कैसे दिल्ली वाली आंटी से? और दिल्ली वाली आंटी ये कैसे जानती है कि इसने पूना में क्या किया था? आप जानते नहीं दिल्ली वाली आंटी को। आप भाई सुन, वाह, और तुम सुनो रे, तुम लोग क्या कर, मैं कितना भारी बढ़ा रहा। आपको पता है कि पैसे कहां जमा हुए? द फंड्स वर डिपॉजिटेड इन पुणे। पर आपको गलतफहमी हो रही होगी, पूना का डेटा पूना में नहीं दोस्तों, पूना का डेटा तो सर्वर पे गया था। यानी कि आंटी पूना में थी, डेटा यहां पे देना के सर्वर में पहुंच गया था।
इसलिए जब दिल्ली वाले आंटी के पास गया तो दिल्ली वाले ने पीसी जैसा चालू किया, वो नेटवर्क से वो भी सर्वर पे चले गई। यानी कि उसको वहां पे दिल्ली वाले आंटी को, ऑल्दो शी हैज नॉट स्पोकन टू द आंटी ऑफ पुणे, स्टिल शी गॉट टू नो कि हाउ मच फंड्स ही हैज डिपॉजिटेड। तो जो पुणे की आंटी को जो पैसे दिए तो कहां गए? सर्वर पे। और दिल्ली वाली आंटी भी कहां चेक कर रही है? वो भी सर्वर पे ही चेक कर रही है। तो शी विल गेट टू नो अबाउट इट एवरीबॉडी। तो अब क्या हुआ मालूम क्या? इसने इसको 10,000 रुपए दे दिए, तो इसका यहाँ पे माइनस हो गया 10,000, अब हो गए 40। पर ये नारा, ये जो बच्चा है ना, ये इसको लगा जो है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये क्या हुआ, वापस पुणे आया और पुणे वाले आंटी 50 दो, 50 दो। आंटी बोले 50 नहीं, आपका 40। बोले कमाल करती हूँ, मैंने आपको 50 दे के गया था। इतना मारा। क्यों मारा? वो आंटी को जिद कर बोले आपको मैंने कितने दिए थे, लाओ मेरे 50। ये भूल गया था। पुणे वाले आंटी भी जानती है कि इसने दिल्ली में क्या किया। ये दुनिया में कोई भी बैंक में कुछ भी करे, हर बैंक का आपस में आजकल जुगलबंदी होता है। अब बताओ, एग्जाम्पल देंगे आपको। ये क्या हुआ, नाराज होकर एटीएम में आया। एटीएम भी इसी से कनेक्ट हो। देखो अरे क्या बैंक पढ़ रहे हैं हम लोग। आज आपका बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एटीएम में गया, एटीएम से विड्रॉ 10,000 रुपीज। अब इसने यहां से 10,000 रुपए विड्रॉ किया। अब यहां पे बैलेंस कितना? सर्वर पे ऋतुराज के नाम पे सर्वर पे आप 30,000 जमा दिख रहे हैं, क्योंकि इसने यहां से पैसे निकाला। ऋतुराज को लगता था एटीएम का नॉलेज अब आंटी को नहीं होगा। ये वापस पुणे वाला आंटी के पास गया। आंटी आपने बोला था ना मेरे नाम पे 40 है, लाओ मेरे 40। आंटी ने चेक किया, इतना मारा। आपको समझ नहीं आता कि जो भी सिस्टम्स ब्रांच की होती है या जो एटीएम की होती है, इनका डेटा उनके हार्ड डिस्क में नहीं। एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन द व्हाट्सएप। सो वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू एटीएम, वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू मोबाइल। वापस नाराज होके मोबाइल से आया। अब की बार मोबाइल से इसने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया। सर देखो, मोबाइल, आपके मोबाइल का ऐप भी इससे कनेक्टेड होता है। वापस ये पुणे वाला आंटी के पास आया, बोले आंटी 30। बोले आपको समझ नहीं आता, आपके दिमाग में असर है। बार बार आप पे जानने की कोशिश करो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आंटी का कंप्यूटर हो, चाहे वो एटीएम का हो, ऑल आर कनेक्टेड टू वन कॉमन सर्वर। आपसे मेरा सवाल है, ऐसे कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अब इसको दिमाग खराब हो गया इसका। ये क्या किया, आंटी ने उसको 20 का बैलेंस बोला, ये एटीएम में जाके चेक किया। बताओ एटीएम में कितना बैलेंस आएगा? और वो पुणे में गया, वो दिल्ली में गया, वो जयपुर में भी गया, वो इंदौर में भी गया। कैसे? क्योंकि ना डेटा पुणे में है, ना डेटा इंदौर में है, ना डेटा एटीएम में, ना डेटा मोबाइल में है। डेटा तो वहां है, क्लाउड पे एक सर्वर रखा है, which is accessible from anywhere in the world. So there's no question of getting inconsistent answer. Everywhere you will be getting the same and constant and consistent answer, because everything, whether it is mobile or ADM or any auntie or let it be any net banking, सबको डेटा यहां से मिलता है। इसलिए अगर आपको भी चेक करना तो आप भी चेक कर ले। आपके मोबाइल पे जो बैलेंस आता, आपके लैपटॉप पे जो आता, कोई भी ब्रांच में जो बैलेंस आता, इट हैज टू बी ऑलवेज रिमेन सेम, बिकॉज डेटा इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी लोकल सोर्स, इट इज कमिंग फ्रॉम अ ग्लोबल सोर्स, दैट इज क्लाउड। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। बताओ ऋतुराज खुश क्यों है? इस बात की तो मेहरबानी, अब ऋतुराज मन चाहे उस शहर में जाके मजे ले सकता है। अब उसकी इच्छा हो कि जयपुर में जाके पैसे उड़ाना, वहां पे उड़ा सकता है। बताओ जयपुर की देना बैंक देंगी पैसे इनको? अरे आजकल तो अपना एटीएम जान दो, दूसरे का एटीएम पे पैसा देता है अपने को। अपना एटीएम तो जाने दो, दूसरे बैंक, एचडीएफसी के बैंक में मैं आईसीआईसीआई कार्ड घुसेड़ सकता हूं और वहां से भी पैसे मिलते। आपको मालूम है आजकल बैंक सिर्फ इंट्रा नहीं है, इंटर भी है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई पूरा। अच्छा, ये अगर मैं एक सवाल लाइन बोलूं, एमसीक्यू में पूछा था, अगर दुनिया में कोर नहीं होता तो एटीएम नहीं होता, दुनिया में मोबाइल बैंकिंग नहीं होता, दुनिया में नेट बैंकिंग नहीं होता, क्या ये लाइन सही है? हाउ कम? टेल मी हाउ कम? हाउ कम? हाउ कम? क्योंकि अगर मान लो कॉमन सर्वर नहीं होता और ब्रांच के आंटी का जो गुरुवार पेट में बैठी है उसका डेटा अगर उसके पास ही होता, मैं एफसी रोड पे एटीएम पे जाके क्या पूछता, मुझे पैसे दे दो, और वो क्या बोलता, पैसे कहां से देंगे? बिकॉज एफसी रोड वाले को सिर्फ एफसी रोड का ही नॉलेज होगा। आज एफसी रोड का नहीं, पूरे वर्ल्ड का कोई भी एटीएम आपको पैसे देंगे। उसको कैसे समझता है सर? बिकॉज बेटा सारे एटीएम कहां से कनेक्टेड है?
और आंटी ने जो गुरुवार पेट में पैसे जमा किए थे ना, वो भी उसके पास नहीं है, वो भी सर्वर पे है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। अब पता इसका नाम सेंट्रलाइज क्यों है? बिकॉज सबका डेटा ब्रांच में नहीं है। पता इसका नाम ऑनलाइन क्यों है? अरे आपने एटीएम से पैसा निकाला, लगेज तुरंत अब बीच। अरे ये बच्चा क्या कर रहा था, उसको लगा बहुत होशियार है, इसने इस एटीएम से क्या होंगे, इसका बैलेंस 20,000 बचा था, वो एटीएम में गया और 20 निकाले और लगेज बाजू वाले एटीएम में घुस गया। उसको लगा 20 एटीएम को नहीं समझेगा, 2 मिनट में क्या समझेगा, वो तुरंत बताओ 20 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो एटीएम से दरवाजा बाहर खोलते भी नहीं ना आप, तो आपको मैसेज आ चुका तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इतना फास्ट है। वो इंफॉर्मेशन लैक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, 1 घंटे बाद अपडेट होता। अच्छा सोचो आपका बैलेंस 1 घंटे बाद अपडेट होता तो क्या होगा। अरे मैं तो एटीएम में बैठा रहूंगा, समझो 1 लाख डाले तो इस एटीएम से 1 लाख निकालूंगा, अभी मेरा बैलेंस कितना दिखेगा, 1 लाख। क्यों? बिकॉज 1 घंटे बाद बैलेंस अपडेट हो रहा है। फिर मैं दूसरे एटीएम में जाऊंगा और कितने निकालूंगा, फिर तीसरे में जाऊंगा। अरे मैं क्लास नहीं आऊंगा, वही बैठूंगा मैं। पर ऐसा होता नहीं है। वहां पे लगेज, अगर ऐसे पैसे विड्रॉ हुए, ये कहां से आ गए, ऐसे पैसे विड्रॉ हुए, लगेज पैसा बाहर। आई होप यू। इसका नाम क्या है? सेंट्रलाइज्ड, मतलब सबका डेटा एक बार। ऑनलाइन रियल टाइम तो रियल टाइम तो है, एनवायरमेंट आप सभी समझ रहे होंगे। अच्छा पहले क्या था फिर? पहले का नाम ब्रांच सेंट्रिक क्यों था? बिकॉज सबके ब्रांच का डेटा ब्रांच में हुआ करता था। अभी सबका डेटा कहां है? एक ही जगह पे, सेंट्रलाइज है। ना एटीएम में डेटा है, ना मोबाइल में डेटा है, ना नेट बैंकिंग में डेटा है, ना आंटी के पास डेटा। डेटा कहां है? सबका डेटा एक जगह पर। दोस्तों एक लाइन बोलो, एक लाइन बोलो। एक बार तो मैं इंडिया के बाहर गया, किस्सा सुन लीजिए, बड़ा ही औसम सा किस्सा। मैं गया था एक कंट्री जिसका नाम है मकाओ बोल के। मकाओ बोल के ये हांगकांग के बाजू में है। हांगकांग से फेरी लेके आप मकाओ जाते। अब अपने को मालूम था, मैं तो हांगकांग गया था घूमने, वो लोग बोले मकाओ चले जाओ, 1-2 घंटे का फेरी है। वो अपने आप में एक आइलैंड देश है, ठीक है ना। अब मैं वहां चला गया तो हमने पूछा यहाँ पे क्या है, बोले यहाँ पे 2 ही चीजें चलती है, यहाँ पे एक कसिनो चलता है, फिर मतलब दूसरी कसिनो चलता है। गजब है। बोले यहाँ पे कसिनो के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा कसिनो तो मैं खेलता नहीं। बोले आप नहीं, कसिनो नहीं खेलते तो फिर आएगा कोई? मैंने कहा मैं आया था शौक से। बोले शौक कर लो फिर। तो मैं एक होटल थी मारू का मैं, जिसका नाम है वेनिशियन। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल है, ऐसा बोलते हैं, 7 स्टार होटल है। अब मैं गया तो अभी अच्छी जगह पे रुकेंगे, बहुत महंगा होटल था। पर वो होटल नहीं, वो गांव था, वो एक टाउनशिप थी। मैंने इतनी बड़ी होटल जिंदगी में कभी देखी नहीं। होटल कितनी बड़ी होना चाहिए? फिनिक्स मॉल के 2-3 गुना। फिर बोलेंगे होटल है क्या है? गांव है। होटल के अंदर रिवर बनाया उन्होंने, कुछ अलग ही लेवल का होटल है। वर्ल्ड का सबसे, अब डालना कभी वेनिशियन डालना, वेनिशियन मकाओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट होटल है वो। तो मैं वहां पे गया और हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना, वहां पे चलता है कसिनो। अब अपने को तो कसिनो थे ना यार, अपने इसमें 1 लाख रुपए थे। मैं गया वहां पे, अब मैंने कहा 10-20 लुटाएंगे अपन, मालूम है लोग हारते हैं वहां पे। तो उसका लॉन्ग फॉर्म ही है कैश ऑलवेज स्टे इन, ऐसा कुछ तो है, नेवर गोज आउट। तो लोग आते कसिनो में हारते हैं। मैं अंदर गया, 1 लाख रुपए लेके गया था। अपन बोला था कि भाई चलो, और थोड़ा सा दूर था वो कसिनो, तो मैं कार से भी गया था। अब ऐसा हुआ ना, अपने से 1 लाख रुपए 10-20 रुपए। अब क्या हुआ, पहले 4 ही गेम में मैं 20 आउट हो गए। तो क्या हुआ, अब मेरे सामने नहीं कि चिंकी पोंकी बैठे थे सारे, वही मतलब उधर के लोग हैं सब, उधर सब चाइना वाले उधर। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, और चाइना वाले लोग खेल रहे, मुझे ऐसा लगा मैं ही नहीं आ रहा, भारत देश आ रहा है। मुझे लगा मैंने दिल पे ले लिया, मतलब भारत माता की जय। फिर मैंने और डेबिट का उसको जो पैसे देके गया था उसको पैसे दिए और मैंने 20,000 रुपए लाए। अब की बार मैं खुद के लिए नहीं, देश के लिए खेल रहा था, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा मेरा वतन हार रहा है। क्या होता है ना, आदमी का जमीन हार रहा था, मतलब कैसे था, मैं कैसे हार गया पे, और इन्होंने चिंकी पोंगी ने लूट लिया मुझे। रुक जा, अब मैं क्या करा, मैं गया वापस खेला। अब की बार मैं खेला और ज्यादा देखने लगी मुझे, 10-15 मिनट में उन्होंने और बाजू में निकाल दिया। अब कैसे आधा ही घंटा हुआ था, मैं 40 अंदर था। अब मैंने क्या सोचा, यार इस पैसे में तो कुछ भी नहीं होगा, अब रिकवरी करने के लिए खेलना पड़ेगा, कि जो गए हैं अभी उद्देश्य जीतना नहीं है, जो खोया है उसको वापस लाना। मात्र 2 घंटों के अंदर मैंने सारे पैसे लुटा दिए। आलम इस कदर बना
कि उस होटल से मैं अपनी जहां रूम वेनिशन में रूम थे वहां पे जाने तक का पैसा नहीं बचा। रात का वक्त भूख लगी थी, मैं भूखा, पैसा खाने के लिए पैसा नहीं, घर जाने के लिए गाड़ी का पैसा नहीं, और मेरे सारे पैसे में लुटा चुका, जो थे सब चले गए। फिर मैं हताश निराश बैठा था ऐसे ही। वैसे मैं कोर बैंकिंग का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लगेगा कैसीनो कहां से आ गया। आप बोलेंगे सर इसमें कोर का, देखो कोर अब आ ही रहा कोर। तो क्या हुआ मालूम क्या, मैं वहां पे बहुत सारे लोग थे, इंडियन भी आते, बहुत सारे लोग पे घूमने टूरिस्ट। मैंने काफी 2-4 लोगों को बोला, भाई साहब थोड़ा दे दो यार, चलो यार क्या है। मुझे लोगों ने, एक ने भी, किसी भारतीय ने, हिंदुस्तान ने मेरी मदद नहीं करी। मैं भूखा था, मेरे घर जाने के लिए टैक्सी का तक पैसा नहीं, अकेले में रो रहा था मैं। सुन रहा है तू? किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी, मैं रोया। एक भाई साहब ने मुझे पानी पिलाया, मुझे एनर्जी मिली, मैं और रोया। और मैं, ऋतुराज देख मेरे साथ क्या हुआ, मैं रोया। उतने में अब मैंने अपने डेबिट कार्ड को देखा। अब अपना डेबिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का, पूरे मकाऊ में आईसीआईसीआई बैंक नहीं है। समझ नहीं आ रहा। सामने मुझे एचएसबीसी का एक एटीएम दिखा। एचएसबीसी उधर का ही बैंक है, उसका हांगकांग कुछ तो नाम है, हांगकांग चाइना से कुछ तो नाम। हाँ वो जो कुछ तो बस चाइना का है वो ऐसा। एचएसबीसी इज मेन, मतलब इंडिया का तो नहीं है वो। और वहां पे उनके बड़े एटीएम थे वहां पे। फिर मेरे दिमाग में अचानक से कोर बैंकिंग जाग उठा। मैंने कहा, मैंने ही बच्चों को पढ़ाया था किसी भी एटीएम में कार्ड घुसेड़ दो। मैं पहले सर्च कर रहा था एटीएम किधर होगा आईसीआईसीआई बैंक का। मेरे को आईसीआईसीआई बैंक ने आपके वाला एचएसबीसी दिखा, और मैंने जय माता दी करके कार्ड घुसेड़ दिया। और बातों ही बातों में क्या देखते हो आप, मैंने $1000 लिखे थे, $1000 बाहर। मैं पैसे निकाला, वापस गया खेलने। अरे भाई हार गए थे, अपने पैसे वापस लाएंगे क्या नहीं? तो दोस्तों मैं आज जो यहां पे क्लास में मौजूद हूं, आज जो मैं वापस आया हूं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग। अगर कोर बैंकिंग नहीं होता तो मैं आपके बीच नहीं होता। न जाने कोई मुझे OLX पे बेच देता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मैं जो आपके बीच हूं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ, आप समझे? एक आपने एक कॉन्सेप्ट समझा, मजा आया आपको बहुत। टेल मी व्हाट इज द राज बिहाइंड इट। एचएसबीसी को कैसे मालूम मेरे पैसे आईसीआईसीआई बैंक में है? बात ये नहीं है मैंने कैसीनो में क्या किया, बात ये है कि मुझे पैसे मिले कैसे। देखो ऐसे, आज तक आपने यही सुना कि बैंक के बच्चों के ही आपस में संबंध होंगे। ये है मान लो मेरा आईसीआईसीआई बैंक, इनके ब्रांचेस का आपस में संबंध है, इनके एटीएम का संबंध है, इनके ऑनलाइन बैंकिंग का है, इनके ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 4 के संबंध है। डोंट टॉक, डोंट टॉक। इधर है एचएसबीसी। बताओ बच्चों, मैं गया यहां पे और मैंने बोला आईसीआईसीआई का कार्ड दिया, मुझे बताओ इसको कैसे मालूम कि मेरे पैसे हैं? अरे इसको कैसे मालूम मेरे पैसे हैं? इसके पास तो मेरा डेटा तो इस सर्वर में है। आपको मालूम है आजकल जो कोर बैंकिंग इतना एडवांस्ड है, जहां पे इंटर बैंक भी होता है, इसलिए ये सर्वर भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, पर वो एक दूसरे का उतना ही डेटा देख सकते हैं जितना कि उस ट्रांजैक्शन करने हेतु जरूरी है। नहीं तो एक बैंक दूसरे का डेटा देख के तो फिर तो मिसयूज करेगा, और उतना ही डेटा दिखाएंगे जितना उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है। अब इसको दिख जाता कि एसपी का पैसा है कितना, तो इसलिए ये ब्रांच मुझे पैसा यहां पे दे देती है। समझा है गाइस? इसीलिए मैं एचएसबीसी के कोई भी एटीएम में जाता हूं, कोई भी एटीएम में जाऊं या इनके बैंक में जाऊं, कोई भी एटीएम या इनके कोई भी किसी भी जगह पे जाऊं, तो ये भी मुझे पैसे देंगे। क्यों देंगे मालूम है? क्योंकि इसको ये पता, ये एटीएम का संबंध इस एचएसबीसी है और ये सर्वर इससे कनेक्टेड है। इसी को भी मैं कोर बैंकिंग ही कहता हूं। सेंट्रलाइज्ड है, ऑनलाइन, रियल टाइम। रियल टाइम क्यों बोला? रात को 2 बजे जब मैं रो रहा था ना, जब चाहिए तब भी मिले। क्या एटीएम में कभी भी पैसे मिलते हैं क्या? हाँ, कभी भी। किसी ने रात में पैसे विड्रॉ किए? बहुत देर रात, 2-3 बजे ऐसा? बताओ किसने विड्रॉ किए? 3-4 बजे ऐसा? आपने भी किया बेटा? खड़े हो जाए बेटा, इधर आओ हमारे पास। बेटा क्या कितने बज रही थी रात में? 3 बज रहे थे।
बेटा उस समय क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं सर, नवरात्रि का लास्ट डे था। ऐसा क्या हुआ जो रात को ऐसा क्या हुआ जो रात को 3 बजे आपको पैसों की जरूरत पड़ गई? सर सारे फ्रेंड्स थे, आपने बाहर लुटा जाना दिया था। उनके ऊपर? नहीं मतलब बाद में। आप एटीएम गए थे? हाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं, कैश विड्रॉ किया, हो गया? हो गया। कितना पैसा? आई थिंक 1500। 1500 आपने विड्रॉ किया था, पैसे मिल गए? रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, चश्मदीद गवाह है बेटा, 3 बजे भी आपको वही मजा है जो दिन में आता है। हाँ मेरा कहने का तो 3 बजे भी आपको क्या उतने ही पैसे मिले जो मॉर्निंग में मिलते हैं? आपको वैसा ही एटीएम का सुकून महसूस हुआ? आप बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट, कैसे एटीएम आज? एकदम सेम था सर, रात को भी एसी चल रहा था, लाइट भी थी। तुम एटीएम की बात कर रहे हो किसी और की बात कर रहे हो? एसी चल रहा था, लाइट चल रहा था। अभी सर सब सेम ही था। कोई बात नहीं बेटा, हम महसूस कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं आप एटीएम में ही गए थे। थैंक यू। आपने अभी अभी इनसे क्या समझा? रात में भी हुआ, रात में भी ये ट्रांजैक्शन कर पाए, यानी कि रियल टाइम ऑनलाइन है। बेटा क्या तुरंत पैसे मिल गया? तुरंत ऐसा मांगा है? हाँ सर, तुरंत तुरंत। यानी कि इस चैप्टर का नाम बराबर है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम, यानी कि अभी आपको चाहिए, अभी चाहिए, अभी। थैंक यू चंदू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ में मेरा चैप्टर खत्म हो गया। आपको पता नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट मुझे बोलना है। आप जानते हैं कि हमने एक चैप्टर 4 किया था, उसमें कितने कॉन्सेप्ट देखे उसका हिसाब नहीं है। ग्रीन कंप्यूटिंग देगा, वेब देगा, BYOD क्लाउड, कितने कॉन्सेप्ट देखे। इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट नाम है कोर। आपको मालूम है इस चैप्टर में अब कल से दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट, उसी को इतना खींचा हुआ है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसके कंपोनेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके रिस्क, उसके कंट्रोल। यानी कि अगर आज का लेक्चर आपको समझ रहा है ना, तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको कल से अमेंडमेंट है, बहुत मार्क्स के लिए पूछते, वो इंपॉर्टेंट है, अलग बात है, पर ये चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। हर रोज आपको नया नया कॉन्सेप्ट आएगा ऐसा जरूरी नहीं। इस चैप्टर का बेस है कोर बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझा आज का लेक्चर से, तो आने वाले हर लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप लिखेंगे प्लीज, लिखो जल्दी से। लिखो। जो मैं लिख रहा हूं लिखते चलो। जब कोर नहीं था, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5, सबका डेटा उनके पास ही होता था। ये कब की बात है? हर ब्रांच का डेटा अपने पास मुझे लिखते रहे हिंदी में। हर ब्रांच का डेटा अपने पास ही, अपने पास ही हुआ करता था। ये आपको लिखना है पहले। इसे तो हुआ, लिखना हुआ क्या बच्चों?
हो गया तो मुझे और कुछ लिखवाना है? ओवर गाइस, ये हुआ तो खत्म हो जाता है ना? हाँ, ये लिखा। आप लिखो एक लाइन, इफ आई डिपॉजिट फंड इन वन ब्रांच, अगर मैं एक ब्रांच में फंड जमा करता हूं तो क्या होता था? other branch was not aware about it. Other branch was not aware about it. ये कब की बात है? ये बीते लम्हे है। कब के बीते लम्हे? जब कोर था या नहीं था? अब और लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब जब कोर है, अभी आपको ये कहानी बदल जाएगी। अब कोर आया, ऐसा लिखो। जब कोर आया, कोर आने से क्या हुआ? जब कोर आया, और कोर का लॉन्ग फॉर्म लिख दो, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, और बाद में डायग्राम ड्रॉ कर दो। एक मिनट। Even if we get caught in the rain, I know our love won't wash away. ये ड्रॉ करना है पूरा। No matter if we get caught in the rain, I know our love won't wash away. Through any monsoon or hurricane, girl, our love will find a way. I wanna see the sun setting in your eye, lying next to you every single night. Wanna be the reason that you smile, baby, go with me, it's ride or die. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत हो गया लिखे? बरसा देना तू, सावन आया लिखा? तेरे और मेरे मिलने का मौसम आगे जाऊं मैं? आया है। और? छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। और गाइस, क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगी इतना प्यार मैं कि
गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। और ब्रांच लिखा है, ब्रांच 1 लिख देता हूं मैं। और You're beautiful, you're criminal. Girl, you took everything from me. You let you go like a general. I'm going into battle cause you stole the breath from my lungs. Cut my veins bleeding love. Oh, I still remember that scene. Cause I can see the tears running down the cheek. I can feel your body so आगे बढ़ो। close to me. I can hear the rain dropping at your feet. Cause your love was gone. 24/7 I will be waiting. और गाइस Out in the rain till somebody save me. I don't care if it takes forever to make you believe. Ooh, yeah. पेज नंबर 73। Hey guys, I'm on page number 73. Overview of core banking. Hey guys, are you ready? Back to back 3 questions चिपक के check it out guys. Characteristics of CBS. अभी जो हमने देखा CBS, उसका पहला characteristics आपके सामने। मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको आएगा बिकॉज हमने अभी तो कोर पढ़ा है। There's a common database, underline the word. क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे? क्या सबका डेटाबेस कॉमन होगा? क्या एटीएम का, आंटी का, नेट बैंकिंग का सबका डेटा एक जगह पे होगा या अलग अलग जगह पे होगा? दूसरा पॉइंट, अंडरलाइन द वर्ड, कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है, यानी कि मेरे एटीएम का अलग बैलेंस आता है और नेट बैंकिंग का अलग बैलेंस, ऐसा नहीं होता। मैंने पैसे जगह अगर मैं बैंक स्टेटमेंट लाता हूं तो उसमें किसका डेटा दिखता है? आपने कभी बैंक स्टेटमेंट निकाला तो एटीएम का विड्रॉल दिखता क्या उसमें? मोबाइल का विड्रॉल दिखता क्या? बैंक, वही बोल रहा हूं, कंसोलिडेटेड रहता है उसमें। ब्रांचेस फंक्शन एज अ डिलीवरी चैनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू व्हाट? अंडरलाइन द वर्ड। क्या आपको लगता नहीं सारे कस्टमर को बराबर सर्विसेज मिलने लगेगी? कहां पे मिलेंगे? मोबाइल पे भी, नेट बैंकिंग में भी, ब्रांच में, हर जगह। CBS centralized banking application software that has several components which have been designed to meet demands of the banking industry. Underline the word, designed to meet the demands of banking. क्या ये सही बात है? कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल के लिए बना है क्या बैंकिंग के लिए बना है? तो वही बोल रहा है ये कोर बैंकिंग जो आया बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज है। अरे कोर बैंकिंग बैंक के लिए है, इसमें क्या ज्ञान दूं मैं आपको? बैंक के लिए तो आया है। नेक्स्ट, CBS is supported by advanced technology infrastructure and high standard of, आप बता दो, advanced technology infrastructure। एग्जाम्पल लिखो क्लाउड। एक बच्चा वही पूछ रहा है मुझे, सर एक क्लाउड और कोर बैंकिंग में फर्क क्या है? अरे बच्चा, कोर बैंकिंग का डेटा क्लाउड पर रखा है, इसलिए तो दुनिया में सबको दिखता है। इसलिए पूना में रखा हुआ पैसा मैं दिल्ली के एटीएम में भी देख सकता हूं, बिकॉज दिल्ली का एटीएम भी क्लाउड से कनेक्टेड है और पूना का एटीएम भी कनेक्टेड है। तो बताओ बच्चों, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कोर क्लाउड पर है, क्लाउड कोर पर? और कोर क्लाउड पे नहीं होता तो
आज जो कोर बैंकिंग चल रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्लाउड. समझे? दुनिया में कोर ही नहीं होता अगर क्लाउड नहीं होता. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रिंग significant benefits such as customer is a customer of the bank and not only to the bank solution brings significant benefit. आप मुझे तो कस्टमर का कोर बैंकिंग से फायदा हो रहा है कि नहीं? आपके जीवन में एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का योगदान है कि नहीं? सोचो, इमेजिन करो अगर मान लो कोर बैंकिंग नहीं होता, हर कोई काम करने के लिए मुझे बैंक में जाना पड़ता. नाउ डेज आई डोंट गो टू बैंक, आई डोंट इवन हैव टू विजिट बैंक बिकॉज एवरी ऑपरेशन ऑफ द बैंक कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग व्हाट मोबाइल फोन, नेट बैंकिंग एंड एटीएम सेंटर्स. बैंक में जाने की ऐसा लगता नहीं कोई आवश्यकता बची भी. आपको लगता नहीं हमारे लिए बहुत अच्छी सर्विस, हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है? देखो एग्जाम्पल, ड्यू टू एटीएम, एमबी, ओबी. एमबी मतलब मोबाइल बैंकिंग, ओबी मतलब ऑनलाइन बैंकिंग. इनके से हमें बहुत मदद हुई है, सिग्निफिकेंट फायदा हुआ है हमारा. CBS is a modular in the structure and capable of being implemented in stages. आपको मैं पूछूं क्या लिख रहा है? इसका सबसे फेमस सॉफ्टवेयर कौन सा मालूम है? इन्फोसिस ने बनाया हुआ. क्या नाम है उसका? फिनैकल. फिनैकल इंडिया का सबसे ज्यादा चलने वाला CBS है, जो बना नारायण मूर्ति ने है, और वो सारी बैंक इंक्लूडिंग ICICI बैंक उसको यूज करते हैं. उसमें मॉड्यूल वाइज लगा सकते हैं. अगर कोई हम लोग श्यामराव विठल नाम की बैंक है, वो नॉन कोर है अभी भी, उनकी इच्छा हुई कोर पे जाए तो कैसे जाएंगे? पूरा एक साथ लगाए या स्टेज वाइज भी जा सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज वाइज? पहले बैंक को इंटीग्रेट करेंगे, फिर एटीएम को लिंक करेंगे, फिर नेट बैंकिंग को लगाएंगे. सारा अक्खा कोर बैंकिंग एक साथ लगाना जरूरी नहीं. आप अपनी औकात के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको स्टेज वाइज लगा सकते हो. अंडरलाइन द वर्ड. और लिखो वहां पे, लिखा ना मॉड्यूलर. आप इसको ब्रांच वाइज भी कर सकते हो. पहले कुछ ब्रांचेस, फिर बाद में कुछ ब्रांचेस. लिखो वहां पे, जगह है, एक लाइन बस. नो नीड टू इम्प्लीमेंट, नो नीड टू इम्प्लीमेंट all the modules simultaneously. इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किया है इसी ने. चैप्टर को ज्यादा पूछ सकती है ऐसे, इसका दर्द मत देना इस चैप्टर को. Also enable integration of what third party application including in-house banking software to facilitate simple and complex business process. Also enable integration of third party application. ये क्या बोल रहा है? थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग इन हाउस बैंकिंग सॉफ्टवेयर. नहीं समझा? एक बार बताता. हमारे जब कोर बैंकिंग नहीं था ना, हमारे पास हमारा वाला एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था. नाउ वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम आवर ओल्ड टू न्यू. अब बताओ क्या बोल रहा है? अब पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है. इट ऑल्सो इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग आर इन हाउस. मतलब जो समझो मैंने फिनैकल लिया और मेरे पास जो पुराना सॉफ्टवेयर हुआ करता था ब्रांच के लिए, क्या मैं पुराने वाले को भी इससे लिंक करा सकता हूं? वो कहता है हाँ. वापस से बोलता हूं, एक बार कोशिश करता हूं. मैंने फिनैकल परचेस किया. फिनैकल किसका है? इन्फोसिस का है. मेरी इच्छा है कि जो पुराने वाले जो मेरे ब्रांच का सॉफ्टवेयर था एक, मुझे उसको भी इससे लिंक करना है, तो मैं उसको लिंक कर सकता हूं. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. कुछ भी नया सिस्टम आजकल बैंक में आया. जैसे एग्जाम्पल, आजकल बैंक में एक नया फीचर है कि आप एटीएम का जो एटीएम के अंदर जो है, आप जो एटीएम कार्ड अगर खो गया आपका, तो आप उसको फोन पे भी ब्लॉक करा सकते हैं या एटीएम से भी करा सकते हैं. अब एक नई चीज है, उसके लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया था. क्या वो नया सॉफ्टवेयर या नया एप्लीकेशन जो है आपका ब्लॉकिंग का, क्या वो फिनैकल के साथ में घुसेड़ सकते हो? वो कह रहा घुसेड़ सकते. आपने एक ईमेल का सॉफ्टवेयर लिया था, क्या वो ईमेल का सॉफ्टवेयर भी हम लोग फिनैकल में लगा सकते हैं? वो कहते लगा सकते. कोई टेंशन नहीं है. आप फिनैकल को अपने हिसाब, अरे फिनैकल जो सॉफ्टवेयर है ना, एग्जाम्पल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फिनैकल है, ICICI का फिनैकल है. कभी जाके देखना आप लगेंगे मेरी दोनों सेम है. सर ऐसे कैसे हुआ? बिकॉज दोनों बैंक ने उसको अपने अपने तरीके से कस्टमाइज किया है. इसको कस्टमाइज कहते हैं. दोनों बैंक के अंदर भी वही है, फिर भी एक अलग दिखता है, दूसरा अलग दिखता है. कोई शक सवाल आपको इसमें? कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? वेरी गुड. लिखो वहां पे, लिखो बैंक कैन कस्टमाइज. 7th पॉइंट का मीनिंग लिखो. बैंक कैन कस्टमाइज, बैंक कैन कस्टमाइज, बैंक कैन कस्टमाइज फिनैकल. बैंक कैन कस्टमाइज फिनैकल
as per its own requirement. Bank can customize Finacle as per its own requirement. क्या पढ़ा मैंने? क्या पढ़ा मैंने? किसी कैरेक्टर्स पढ़े? आप जब ये पढ़ रहे थे आपको लगा आपने कुछ डिफिकल्ट पढ़ा? सब कुछ किस में जाने? हमने जो ये सब काम किया ना, ये जो इतना ज्ञान दिया आपको मैंने, इस ज्ञान की वजह से आपके हर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे. इधर आओ मेरे पास जल्दी से, जल्दी आओ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. फर्स्ट पेज पे हो, पेज नंबर is 72. जितने लोगों ने आज तक बैंक को विजिट किए है, आप बताओ क्या बैंक में कौन से काम चलते? सबसे गिरा हुआ क्वेश्चन इस चैप्टर का. कहते हैं बैंक में कौन से काम चलते हैं? क्या बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो? क्या बात है, बहुत खूब बात है. क्या आप बैंक में पैसे जाके जमा कर सकते हो? अनडाउटेडली. क्या बैंक से आप लोन ले सकते हो? क्या बैंक में मैं जाके एफडी करा सकता हूं? हाँ, दैट इज फर्स्ट. लिखो एग्जांपल एफडी. फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल एफडी. बैंक में जाके आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो. पहले पॉइंट का मीनिंग है फिक्स्ड डिपॉजिट. पहले पॉइंट का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट. दूसरे पॉइंट से मतलब है लोन. बैंक से आप लोन भी बोरो कर सकते हैं. बैंक से आप लोन भी बोरो कर सकते हैं. कभी किसी सुना रेमिटेंस? अंडरलाइन वर्ड आरटीजीएस एनईएफटी. आप बताएंगे इसका मतलब क्या है? अगर सपोज मुझे कुछ मेरे सप्लायर को पैसे देना है और उनकी बैंक भले ही अलग है, क्या मैं मेरे आरटीजीएस और एनईएफटी से मेरे बैंक से उनके एचडीएफसी के बैंक में डाल सकता हूं क्या? बताओ. विड्रॉ में क्या बोलते हैं, एडवांसेस में, इसमें क्या फर्क है? ये आईसीआईसीआई बैंक है, इससे मैंने लोन लिया. क्या करो, लोन लिया मैंने इनसे, तो ये एडवांस लिया. ये वो बात नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है आईसीआईसीआई बैंक से आपने आपके जो पैसे थे क्या वो एचडीएफसी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? सर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? फॉर एग्जांपल मैंने इसे किसी से कुछ बाय किया था, वो बड़ा सर मुझे फंड ट्रांसफर कर दो मेरे एचडीएफसी के अकाउंट में. क्या मैं आईसीआईसीआई से आरटीजीएस या एनईएफटी करके कि ये पैसा उधर ट्रांसफर कर सकता हूं? ये काम तो बैंक में होता ही है आजकल, तो गूगल पे कर रहा है सर. नेक्स्ट पॉइंट. अरे ये क्या आ गया भाई? हाँ, उसके बाद में आपने किसी ने कलेक्शन किया बैंक में कभी? नहीं, बताओ क्या मतलब है इसका? अरे बहुत भारी चीज है ये. बैंक कलेक्ट करती है अपने बिहाफ में. कलेक्शन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्रोसीड्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. कस्टमर कैन लॉन्च वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज व्हाट चेक्स, ड्राफ्ट पे. क्या बोल रहा है कलेक्ट करना? एग्जाम्पल टैक्स रिफंड, एग्जाम्पल इंटरेस्ट वारंट, डिविडेंड. नहीं समझा? एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर मेरे 100-200 कंपनीज में पैसे लगे शेयर मार्केट में, सबका डिविडेंड मुझे लेने का याद नहीं रहता. मैंने काम कर दिया बैंक को, हे बैंक, आज के बाद में जो भी पैसा आएगा तुम कलेक्ट करो मेरे बिहाफ में. तो बैंक विल कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी. इनकम टैक्स का रिफंड में भी मैं बैंक का नाम डाल देता हूं. बैंक विल कलेक्ट ऑन, मतलब बैंक अपने बिहाफ में. अरे मैंने आपको बोल दिया बच्चों, अरे कॉलेज में करता है ना वो 3 चिट्ठियां मिलती है कि हमारे कॉलेज का पैसा हमारे पास मत दो, बैंक में जाके जमा करो. ऐसा हुआ कि कभी? तो आपको जाके वो स्टूडेंट कॉपी, वो कॉलेज कॉपी ऐसा मिलता है. देखो एक बैंक की कॉपी, आप क्या करते हो वहां पे? बैंक में जाके जमा करते हो. मतलब बैंक इज कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज. वही बोल रहा है, बैंक तो करती है ना यार. बैंक को क्या प्रॉब्लम है करने मिले? अभी हाल ही मुझे एक बंदा आया था मेरे पास बोलने के लिए, बोले सर एक काम करो, आपके पास में अगर किसी इंडिया के किसी भी कोपचे में से किसी को पैसा देना है तो कैसे देता है आपको? मैंने कहा एनईएफटी करेगा, आरटीजीएस करेगा, या फिर मेरा ऑनलाइन बाय करेगा डेबिट कार्ड से, या जीपे करेगा. बोले सर एक काम करोगे, मैं आपको एक फैसिलिटी देता हूं. मैंने कहा कौन सी? बोले आप सर इंडिया के अंदर जितने भी आईसीआईसीआई बैंक है ना, वहां पे जाके लोग स्टूडेंट कैश भरेंगे और तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा. मैंने कहा वहां पे कैसे भरेंगे, मेरा बैंक अकाउंट तो इधर है. बोले सर हम आपको एक फैसिलिटी देंगे, इंडिया के अंदर 5000 से ज्यादा आईसीआईसीआई के ब्रांच है. कोई भी स्टूडेंट अपने शहर के नजदीकी ब्रांच में जिसमें डेबिट कार्ड नहीं कुछ नहीं है, वो बैंक में जाके पैसा जमा करेगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे. इसका मतलब बैंक विल कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी. जैसे आपके कॉलेज में, लिखो एग्जाम्पल, आपके कॉलेज का एग्जाम्पल है अच्छा आपके लिए. उम्मीद है आपके कॉलेज में ऐसे ही पैसा लिया जाता है. मैंने जितने कॉलेज देखे आज तक कोई कॉलेज वाला डायरेक्ट पैसे लेता नहीं. वो पता नहीं उनका कुछ बैंक से टाइप रहता है, वो बैंक के जाके करना पड़ता है. फिर बैंक वाला जो थप्पा लगा देंगे वो कॉलेज में वापस सबमिट करना पड़ता है. यहां तक कि हॉस्टल का भी, कहीं हॉस्टल का ऐसा होता है, दे वोंट कलेक्ट, पैसा नहीं मैनेज कर. एग्जाम्पल लिखो ना, कॉलेज पेमेंट. आपने ये काम किया कभी क्लियरिंग वाला? आपने किसी ने मुझे चेक से पेमेंट किया था? आप में से किसी ने चेक दिया था? आपने तो बेटा खड़ी हो जाए, ये डांसर खड़ी हो रही है वॉशरूम से आए हुए. बेटा आपने चेक दिया था मुझे, कौन सी बैंक का था वो? आपकी बैंक.
पापा ने दिया था बेटा, आप देख तो सकते हैं ना कौन से बैंक है, शायद जनता बैंक। एक जनता बैंक है, इस चिंटे ने मेरे ऑफिस में आके जनता बैंक का चेक दिया। मेरा अकाउंट किस में है आप बताओ, मैं क्या करूं? जनता बैंक का चेक आया, आपने एडमिशन लिया, मुझे क्या दिया? मेरा काम क्या है, मैं जमा करूंगा यहाँ पे। जितने भी लोग चेक से एडमिशन, आजकल तो ऐसे चेक बहुत कम हो गए, पर जो लोग चेक से देते तो हम लोग क्या कहते हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक का एक बंदा आता है रोज सवेरे 10-11 बजे, वो आता है, सारे चेक मेरे लेकर जाता है, फिर वो चेक लेके जाएंगे वो बैंक में, और बैंक क्या करेगी उसको क्लियर करने की, मतलब क्या करेगी, मेरे नाम पे पैसे जमा होंगे। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, ये बैंक क्या करती है, सुनो, ये बैंक क्या करती है, जनता बैंक को बोलती है कि तू मुझे पैसे भेज। तो यानी कि मैं, सुनो ना, अगर इन्होंने जनता बैंक का मुझे दिया, तो क्या मैं जनता बैंक में मांगने जाऊं कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में डालूं? तो मैं आईसीआईसीआई बैंक बोलता है 2-5 रुपए क्या सर्विस चार्ज लगाना लगा लो, ये मेरा चेक लो और जनता बैंक से लाके मेरे अकाउंट में जमा करो। वरना अगर बैंक नहीं होती तो मेरा काम क्या होता, मैं अपने एम्प्लॉय को जनता बैंक भेजता, वो वहां से पैसे लाता, फिर मुझे आज ये नहीं करना पड़ता। व्हाट आई डू इज, although my account is in ICICI bank, I deposit funds in the bank, I deposit checks in the bank, वो ICICI बैंक will make sure कि ये पैसा कैसे लाके देंगे, इसको बोलते हैं फंड का क्लियरिंग। और क्लियरिंग को हमेशा 2 दिन तो लग ही जाते हैं, पता 2 दिन का टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को जनता बैंक से संपर्क करना है, वहां से लाना है, फिर मेरे अकाउंट में जमा करना है। दिस इज द प्रोसीजर फॉर 2 days। पर कभी कभी सेम बैंक होता है ना, लगेज हो जाता है। क्या होता है सेम बैंक, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक, मेरा आईसीआईसीआई बैंक, तो ये बैंक क्या करती है, उसके नाम पे डेबिट डालती है, मेरे नाम पे क्रेडिट डालती है, तो क्लियरिंग तुरंत हो जाता है। क्लियरिंग समझ में है? देखो एग्जांपल, व्हेन एसपीसी कलेक्ट्स चेक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, व्हेन एसपीसी कलेक्ट्स, क्या कलेक्ट करता है? चेक्स फ्रॉम व्हाट? स्टूडेंट। तो कलेक्ट करने के बाद में क्या होगा? इट विल बी क्लियर्ड। जगह ने तो चिट्ठी लगाओ ना, कितना खराब करोगे यार, कितना गंदा कर सकते हो, आपसे सीखे। गंदे का नेक्स्ट लेवल करते हैं आप, और खुद को ही अपनी बुक दिखने में अजीब नहीं लगता? इतना गंदगी, भारत स्वच्छ कर रहे, आप गंदा कर रहे। आपने कभी एक वर्ड सुना है, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट? ये वही है। नीरव मोदी सुना होगा नाम तो आपने, किसी ने नीरव मोदी के बारे में सुना है? वो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये गारंटी है। सर हमको कुछ पता नहीं वो क्या करता, वो एलसी था, एलसी। अगर आपको जानना है ये नीरव मोदी कौन है, ये वही इंसान है जिसने पंजाब नेशनल बैंक को 11,000 करोड़ का चूना लगाया। ये है पंजाब नेशनल बैंक और ये है नीरव मोदी, नीरव मोदी फ्रॉड। आपके सामने देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ था, अमाउंट सिर्फ 11,356 करोड़ का। और नाम तो सुना ही होगा, नीरव मोदी, डिजाइनर ज्वेलर। आज ये इंडिया में मौजूद नहीं, 11 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे, और ये इंसान ऐसा भागा है, वापस आने का नाम ही नहीं। नीरव मोदी एक जमाने में बहुत बड़ा नाम, पता है क्या, डायमंड का काम किया था उसने। क्या काम करे, एलसी के कॉन्सेप्ट से समझा दो क्या किया उसने। कुछ क्या किया, बहुत माहौल बनाया उसने। क्या किया, वो करता था डायमंड का इंपोर्ट, डायमंड का इंपोर्ट, और वो क्या बोलता था कि मुझे डायमंड भेजो, मैं आपको पैसे दूंगा। वो डायमंड के लोग बोलते थे, साउथ अफ्रीका के लोग बोलते थे, भाई तुझे पैसा, तू है कौन? बोले मैं नीरव मोदी। बोले तुझे हम जानते भी नहीं तू कौन है। तो ये नीरव मोदी ने बैंक के लोगों को बोला, पंजाब वालों को, उनको बोलो ना कि मैंने नहीं दिया तुम देंगे। उनको बोलो कि अगर मैंने नहीं दिया, पंजाब नेशनल बैंक इसके पैसे देगा। पंजाब नेशनल बैंक पैसे देगा किसके? नीरव मोदी के। और अगर किसने नहीं दिया तो पहली बात तो नीरव मोदी ने दे देना चाहिए था, और वो नहीं देगा तो पहले शुरुआती में बराबर से पैसे पेमेंट किया उसने, बैंक का विश्वास जीता। बैंक वाला बड़ा अच्छा आदमी है और बैंक को कमीशन भी मिल रहा था, तो सब बराबर उसने पहले फिर 200 करोड़ बनाया, 500 करोड़ बनाया, धीरे 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 करते करते ये आदमी 11,000। और जब सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसने पैसे देना ही बंद कर दिए। अब साउथ अफ्रीका के लोग आगे इनके ऊपर चढ़ गए, पैसे तो हमारे, ये आदमी तुम्हारे दे रहा नहीं पैसे। अब साउथ अफ्रीका को तो पैसे देना ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बहुत होशियारी की थी, नीरव नहीं देगा तो हम देंगे। दो, फिर दे दो, लाओ इधर, देना पड़े। बैंक के वो लेटर ऑफ क्रेडिट। और जब ये न्यूज आई थी ना,
तो पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स कितने गुना कम हुए थे। आज ये बैंक बर्बाद हुई एक इंसान की वजह से। आज कोई भी इंसान अपना अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में खोलना नहीं चाहता, बिकॉज उसके चरित्र पर दाग लग गया। लेटर ऑफ क्रेडिट का मामला था, समझ में आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट बोलो कौन क्या करता है? हमारी होम बैंक किसको क्या आश्वासन देती है कि अगर मेरा बंदा है पैसे नहीं देगा तो क्या होगा? तो लेटर ऑफ गारंटी क्या होगा? फिर गारंटी इसका उल्टा होता है। पहली बार हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब करेंगे एक्सपोर्ट। सुनो सुनो, मान लो सोनी टीवी इंडिया की कर रही है एक्सपोर्ट और वो कर रही है दुबई में। दुबई का शेख बोलता है कि मैं टीवी खराब हुआ तो वो बोलता है मैं सोनी टीवी नहीं लूंगा इंडिया से, क्योंकि खराब हो तो कौन वापस भेजेगा, मैं दुबई से उठा लूंगा। तो यहाँ पे सोनी टीवी वाला उसको बोलता है भाई ले लो ना, अच्छा है। बोले तू गारंटी दे मुझे कि तेरी टीवी खराब हुई तो क्या, क्योंकि मैं तेरे को पैसा आज दे दूंगा और खराब हुई तो 1 साल बाद। तो क्या करती है बैंक, यहां से एसबीआई बैंक बोलती है सोनी कंपनी की टीवी हम आपको भेज रहे हैं दुबई के शेख वालों, अगर हमारी टीवी खराब हो जाए यानी सोनी की टीवी खराब हो जाएंगी ना तो एसबीआई गारंटी लेता है, खराब हो तो हम भर के देंगे पैसे। और सच में सोनी टीवी खराब निकल गई तो भरेगा एसबीआई पैसे, पर वो भरेगा मतलब बाद में लेंगे सोनी टीवी से। हर कोई आदमी नीरव मोदी थोड़ी ना होता। आपको क्रेडिट में और गारंटी में फर्क समझता है? मैं एक सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे? बताओ ये कौन सा लाइन है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट है कि गारंटी है? अगर मान लो मैं हूं इंपोर्टर, मैंने मंगवाए डायमंड, वो मेरे को औकात पे नहीं मिल रहे, तो मैं अपनी बैंक को बोल रहा हूं पंजाब नेशनल को, हे पंजाब नेशनल उसको बोल मैं दूंगा पैसे 1 महीने बाद, और नहीं दे रहा तू वो बोल उसको कि तू भर देगा। व्हाट इज दिस? दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। उल्टा बोलो, मैंने इंडिया से एक्सपोर्ट किया, मेरा माल खराब हो तो कौन जिम्मेदार? दुबई वाला बोलता हम इंडिया से माल नहीं लेंगे। अब बोलो आगे क्या होगा? तो अभी बैंक बोलेगी कोई डरने की बात नहीं साहब, ये आदमी अच्छा है, मैं जानता हूं सोनी टीवी को, खराब है तो मैं बैठा ना, तुम मान लो इससे। दिस इज लेटर ऑफ। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आप जरूर लिख दो वहां पे, लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखो नीरव मोदी, और लेटर ऑफ गारंटी में एग्जांपल लिख दो सोनी टीवी। लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखो नीरव मोदी। चिट्ठी लगाओ, खराब मत करो ज्यादा यार, कितना गंदा करोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखो, क्या लिखेंगे? नीरव मोदी एंड एलसी, नीरव मोदी पीएनबी, नीरव मोदी एंड पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और बोलो लेटर ऑफ गारंटी में किसका एग्जांपल दिया मैंने? सोनी टीवी एसबीआई, सोनी टीवी एसबीआई, ब्रैकेट में लिखो एक्सपोर्ट। उसके अगला पॉइंट है कि बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी सर्विसेज देता है क्या आजकल? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में मतलब कहां से हमें बैंक से उधारी पे पैसे मिलते हैं और कहां पे हमारे ही पैसे बैंक में होते हैं। क्या आपको लगता नहीं डेबिट कार्ड एक बहुत सक्सेसफुल चीज अभी तक इस पूरे एरा में साबित हुई है? जब से आया आज तक उसका फायदा कभी गया है नहीं। डेबिट कार्ड से क्या आपको लगता नहीं हम अपने पैसे किसी भी तरह स्वाइप करके भी यूज कर सकते हैं? अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं बताएंगे बच्चों। बैंक में कौन से सर्विसेज दी जाती है? अरे बोलो फटाफट, बहुत इजी है, 1 मिनट में रिवाइज होगा। बैंक में कौन से सर्विसेज होती है? एक, बैंक हमें उधारी पे लोन देती है, हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक हमारा पैसा ट्रांसफर करती है, हमारा पैसे हमारे नाम पे बैंक पैसा कलेक्ट करती है, और बोलेंगे हमें डेबिट कार्ड मिलता है, हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, लेटर ऑफ गारंटी मिलता है। क्या बैंक ये सारी सर्विसेज दे रहा है? आज हमें प्रमुख 2 क्वेश्चन खत्म किए कि बैंक कौन सी सर्विस देती है, कोर बैंकिंग के फीचर्स क्या है। चैप्टर नंबर 5 गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों पूरे चैप्टर में 5 ही बच्चे होंगे, चैप्टर 5 और बच्चे भी 5, और इतने ही बच्चों को करेंगे तो चैप्टर खत्म होगा। इन आपने देखना ही यहां पे क्या क्या लिखा है। ये बैंकिंग के बारे में, ये कोर बैंकिंग के बारे में, ये कोर बैंकिंग ये रिस्क है और ये एनालिसिस है, और इसका ये रेगुलेटरी मैटर है। वापस से कहना चाहूंगा, द एंटायर चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम है कोर बैंकिंग, जिसकी शुरुआत हमने कल की थी, इसको 5 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया है। इस चैप्टर में आपको ये चारों चीजें एक जैसी लगती है, पर 5वां एरिया बिल्कुल सबसे हटके। वो कहता है बैंक के लॉज बताओ, कौन से लॉ बैंक को फॉलो करना पड़ते हैं, उसके बारे में लिखा। यानी कि पहले 4 पॉइंट जो, अच्छा इसमें अगर मैं और भी देखूंगा तो एंटायर चैप्टर इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन टू 3 पार्ट्स। एक में लिखा बैंक होती क्या है, और एक में लिखा है वो उस बैंक के लिए कोर बैंकिंग में क्या है। तो बीसीडी जो पॉइंट है वो कोर बैंकिंग के बारे में है।
पहला पॉइंट नॉर्मल बैंकिंग के बारे में है, और पांचवा पॉइंट जो लिखा है बैंक्स को कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में। तो किसी ने कहा चैप्टर 5 में कितने बच्चे हैं, तो प्रमुख 3 बच्चे। एक यह है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोर। नाम कोर है, पर पहले तो उन्होंने कोर समझाने के पहले बैंकिंग को समझा कि बैंक होता क्या है। कल ही हमने देखा था बैंक में बहुत सारे काम चलते हैं। बताएंगे बैंक में क्या चलता है? एडवांसेस होते हैं, लोग डिपॉजिट भी करते हैं, बैंक में डेबिट कार्ड मिलता है, बैंक में क्रेडिट कार्ड मिलता है। याद है क्या हमने कल देखा था? बैंक में वो होता है एनईएफटी और ट्रांसमिशन होता है। बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्शन करती है। बैंक में एलसी होता है और एलजीबी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। कल ही होता है ये बैंकिंग के बारे में। इसमें कोर और टेक्नोलॉजी का कोई संबंध नहीं। कोर यानी कि एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, इसका कोई संबंध नहीं है। इसी बैंकिंग इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए धंधा नहीं बदला, धंधे करने के तरीके बदले बाय यूजिंग व्हाट कोर बैंकिंग। तो इसी के अंदर 3 बच्चे हो गए। एक बच्चा हुआ जो समझा है व्हाट इज कोर बैंकिंग, एक बच्चे ने समझा दिया व्हाट इज कोर बैंकिंग। फिर ये कोर बैंकिंग के अंदर कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है, तब जाके कोर बने, कौन से हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, वो सब आपको यहां पे आता है। पर आप सभी जानते हो हमने कभी भी कोई भी चैप्टर विदाउट रिस्क और कंट्रोल नहीं देखा है। हर चैप्टर के अंदर हमने रिस्क और कंट्रोल देखा है। आईसीए का मकसद यही है, टेक्नोलॉजी लगाओ पर समझदारी होना जरूरी। आपका मकसद जो है, आईसीए का जो मकसद है वो बताना नहीं, बचाना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। कोर बैंकिंग लगा है, देखते रहिए। आपके जो भी आपने लगाई है कोर बैंकिंग, उसके ऊपर रिस्क और कंट्रोल कैसे लगाते वो भी लिखा है। यानी कि कल मैंने आपको ये बैंकिंग पढ़ा दिया है, व्हाट इज कोर बैंकिंग पढ़ा दिया। मैंने कल 2 बच्चे बताए थे, कंपोनेंट्स मुझे बताना है, रिस्क एंड कंट्रोल बताना है। पर एक बच्चा और भी हो रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन से लॉ और कौन से रेगुलेशंस होते हैं। इसमें वो चले गए अंदर। इसमें उन्होंने एक लिखा आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कभी सुना होगा आपने, है क्या आपको? साथ साथ में आपको एक चीज है जिसका नाम है साइबर लॉ। मतलब बैंक के अंदर जो आजकल कोर बैंकिंग में फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए साइबर लॉ है। और आखिरी में एक बच्चा जो सबसे भारी है जिसका नाम है पामला। क्या बोला उन्होंने? पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पर अगर आप देखेंगे हमारे सिलेबस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर एक लाइन दी है। बताओ क्यों? बिकॉज वो अपने आप में एक अलग एक्ट है जो आपको फाउंडेशन इंटर कहीं तो पढ़ाया जाता है। इंटर में है फर्स्ट ग्रुप में। आरबीआई की गाइडलाइंस ज्यादा नहीं दी है बिकॉज वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अपने आप में एक्ट है, उसके बारे में नहीं। इन दोनों के बारे में बहुत कम डेटा है। पर साइबर लॉ और पामला हमारे सिलेबस में, उसमें भी साइबर लॉ हमने कई हद तक चैप्टर 1 में भी देखा था। पर अभी हमें बैंक के एस्पेक्ट से देखना हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर किसने झोल कर दिया तो साइबर लॉ को क्या पनिश करेगा। यानी चैप्टर शुरुआत होने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। पहले इस समय हम लोग पढ़ते बैंकिंग क्या है, जो मैंने आपको कल बताया, बैंक में ये सब कुछ होता है। तो हमारा ये पहला बच्चा खत्म हो गया, यानी चैप्टर 1/3 तो यही खत्म हो गया। फिर कोर बैंकिंग का ये बच्चा भी देखा। मैंने कहा आपको कोर बैंकिंग बता था, आपको सभी कहते जब कोर बैंकिंग नहीं था तो कल हमने यहां पे ऋतुराज को बुलाया था। उनके संबंध यहाँ पे जो थे, यहाँ के लोकल बैंक से थे। वो सारा पैसा इस आंटी के पास डिपॉजिट करते थे, पर उनको पैसे किसी और जगह से नहीं मिलते थे बिकॉज अदर आंटीज वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन्होंने पूना में क्या किया। तो अब क्या है, दुनिया में कोर आया जिनका सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट आया, जिसमें आप एक बैंक का डेटा, एक ब्रांच का डेटा सिर्फ ब्रांच तक सीमित नहीं होगा, वो जाएगा क्लाउड पर। यहां पे अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे आप तो पूरी जगह पे मालूम चलेगा, यहां तक एटीएम को भी मालूम चलेगा और मोबाइल को भी। मतलब एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे तो आंटी को भी मालूम चलेगा। बिकॉज आजकल कोर की डायग्राम कैसे हो गई, ये सर्वर और सब कॉमन जगह पे, एटीएम भी उसी से लिंक, नेट बैंकिंग भी उसी से लिंक, आंटी का लैपटॉप भी उसी से लिंक्ड और आपका मोबाइल भी उसी से लिंक्ड। यानी कि जो मैंने अगर ऋतुराज का बैलेंस यहाँ पे 10,000 है तो सब लोग 10,000 बोलेंगे। ऋतुराज ने 5,000 रुपए मोबाइल से विड्रॉ किया, यहाँ पे 5,000 माइनस होंगे, अब बैलेंस 5,000 का, सबको वही दिखेगा 5,000। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिकॉज सब लोग यूज कर रहे हैं एक ही कॉमन सर्वर। ये कोर बैंकिंग मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको ये पढ़ाया, मैंने आपको व्हाट इज कोर बैंकिंग पढ़ाया। अब इस कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट को मुनासिब करने के लिए, सफल करने के लिए कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगते हैं उसकी चर्चा होना बाकी है। फिर उन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या रिस्क है उसके भी चर्चा होना बाकी है।
पर आज हम लोग शुरुआत करेंगे लॉ और रेगुलेशन से, कि कौन से लॉ एप्लीकेबल है। और एक ऐसा लॉ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, साइबर लॉ और पामला के ऊपर ज्यादा डिस्कशन, इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक एक लाइन तो नहीं के बराबर है। यानी कि आपने पामला और साइबर लॉ कर लिया ना, तो समझ जाना ये 1/3 भी हो जाएगा आपका, फिर हम लोग सिर्फ इसी जगह पे रह जाएंगे। समझ आ रहा है? मुझे फोकस करवाना है आपका साइबर लॉ पे, बहुत ही मजा, पामला पे अभी आज सर। ये पामला, अरे इतना मजा आएगा ना आपको सुन के, मतलब आपको लगेगा वाह, ऐसा ये चीज आज, मतलब आपको लेक्चर होते होते आपको लगेगा वाह यार क्या चीज पढ़ी आज, मतलब ऐसा भी एक्ट है इंडिया में। आपने आज तक इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा, हाँ ना, पढ़ा होगा ना, हाँ। आप पामला का लॉन्ग फॉर्म बोले मुझे, इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आपके बुक के अंतिम पेजेस में दिखेगा ये चैप्टर जहां खत्म होता है ना, पहले पामला दिखता है और फिर साइबर लॉ दिखता है। पेज नंबर बोलेंगे आप, 90 और इसके बस एक दो बार वो कॉन्सेप्ट साइबर लॉ, फिर चैप्टर भी खत्म होता है और ये ईआईएस का बुक भी खत्म हो जाता है। और आपको कहना चाहेंगे यही वो चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आए थे, और उसका सबसे ज्यादा अमेंडमेंट पामला में भी देखने में आया। आज सभी लोग बोलेंगे पामला, पामला सुनो इधर, पीएमएलए एक्ट है। आपने कुछ लोगों के नाम सुने, नाम सुनोगे तो आपको हैरान हो जाएगा। लालू प्रसाद आज अंदर है, जेल में है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पामला। हमारे भारत के महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फॉर्मर वाइस चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल साहब, जो अभी जेल में से बाहर आए थे, आपने उनको पूछा नहीं जेल में क्यों गए थे, पामला ने उनको अंदर भेजा था। छगन साहब अभी हाल ही में आपने चिदंबरम का नाम सुना है। फ्रॉड क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 करोड़ का, ज्यादा फ्रॉड नहीं है, जितना भारत का आधा बजट होता है। पी चिदंबरम, आपने जिजाजी, जो देश के जिजाजी है राहुल गांधी के, वाड्रा जी का नाम सुना ही होगा। पामला ने इनको इतना बजाया ना, जब भी राहुल कुछ करता है, मोदी जी पामला के जो हेड है, पामला के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट, उनका नाम होता है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। मोदी जी को लगा कि राहुल बहुत मस्ती में आ रहा है, मोदी जी बोलते हैं ईडी वाड्रा को एक नोटिस भेजो, और नोटिस आती है और बहुत वो वाड्रा जी को परेशान कर देते हैं। फिर राहुल बोलता मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं दूंगा, जीजाजी को परेशान मत करा, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा। आपको पता नहीं वाड्रा जी के खिलाफ क्या जुर्म है। अब ये बोलेंगे सर ये करते क्या थे सब लोग। आप जरा पामला का मतलब समझना, ये लोग जरा, अगर आपने कई बार इनका पेपर में नाम सुना, सुर्खियों में रहते लोग। अरे चिदंबरम तो अभी आए बाहर थोड़े दिन पहले, ज्यादा नहीं, 1,20,000 करोड़ लूटे थे उन्होंने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर अंदर जाएंगे भी, बहुत अंदर जाना है उनको। आपने छगन जी को 2 साल तक, लालू प्रसाद तो अभी भी अंदर ही, बाहर आने का नाम नहीं है। दोस्तों ये जो लोग हैं ना, ये देश के, सोचो ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, न जाने कितने लोग अंदर होंगे। ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटीज है जो अंदर है। और आप जरा थोड़ा सा कभी, आज जब पामला सुन रहे ना, अब इसके अंदर देखना पामला के कितने न्यूज आपको, अच्छा ये पामला है क्या, आपको समझ में आएंगे वो बोल रहा क्या। आज तक पीएमएलए पढ़ा और आपने यू डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज दैट। अरे एक नंबर चीज है, मतलब इतनी फेमस है, एकदम वो चर्चा में रहती है, सुर्खियों में, आए दिन पामला में कोई आने कोई अंदर जाता। सर पामला कॉन्सेप्ट क्या, भ्रष्टाचारी लोग अंदर जाते? ऐसा नहीं। पामला के अंदर 2 चीजें होती है। पामला के अंदर 2 चीजें, एक तो पहली बात, आपने स्केड्यूल्ड ऑफेंस करना चाहिए। सर स्केड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने कुछ तो बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहिए इंडिया में, या तो इंडिया में आप करप्शन करिएगा, या इंडिया में जाली नोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ तो बोलते हैं, नहीं एक वर्ड है जाली नोट का, एक बहुत भारी वर्ड है, कोई जाली नोट मालूम होंगे ना, डुप्लीकेट नोट्स, डुप्लीकेट बॉन्ड्स, तेलगी याद नहीं है? अरे तेलगी नाम का अंदर था वो, आपको पता नहीं तेलगी कांड क्या था? उसने तो क्या करा, वो अपने बॉन्ड आते ना, बॉन्ड, वो 500 रुपए के बॉन्ड, 100 रुपए का बॉन्ड, वो बॉन्ड बनाने का फैक्ट्री खोल दिया था उसने। अरे बॉन्ड बनाने का फैक्ट्री खोल दिया उसने, एड़े ने। जनरली अपन बॉन्ड परचेस करते हैं गवर्नमेंट से, वो बोला मैं परचेस नहीं करूंगा। अरे बॉन्ड बनाने की फैक्ट्री आता थी, नोट छापने की फैक्ट्री हुई ना। अभी मार्केट में किसके बॉन्ड मिल रहे? तेलगी के बॉन्ड, तेलगी नाम था उस आदमी का।
उसने क्या करा था, ये नासिक में कुछ मशीन्स बिकने को थी बॉन्ड बनाने की। अब इन्होंने गवर्नमेंट के लोगों ने उस स्क्रैप को फेंक देना चाहिए ना, वो उन्होंने बेचे, वो तेलगी ने परचेस कर लिया। तेलगी ने उसको इतना मॉडिफाई करा, वो मशीन चालू हो गई, छाप खाना चालू हो गया। इतना करोड़ का बॉन्ड उसने बेचे। मतलब सोचो ना, बॉन्ड बिक रहा है, देखिए नोट बन रही, 500 का बॉन्ड, 100 का बॉन्ड, 5000 का बॉन्ड, जितने का बॉन्ड चाहिए उतने का बॉन्ड। तेलगी नाम था उसका। आपने कभी वर्ड सुना होगा प्रोस्टिट्यूशंस, हिंदी में मतलब नहीं पता मुझे, पर इसमें दो टाइप के, एक लाइसेंस होता है, एक नॉन लाइसेंस्ड होता है। लड़कियों को जबरदस्ती उठा के, आपने कभी क्राइम पेट्रोल सब देखा होगा, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस कोई करता होगा इधर, या फिर टेररिज्म का बिजनेस करते होंगे। तो हम आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहेंगे। अरे आज के कॉन्सेप्ट में आपको इतना दिल जीतेगा, आप गए, आपको ऐसा, अब ये पढ़ा ही नहीं, आपको ये ऐसा समझो नॉलेज मिल रहा है आपको, इतना मजा है इसमें, जितना बोलूं उसके बारे में कम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं पामला, नाम तो सुना ही होगा। सीए फाइनल लॉ का टॉपिक है ये। मैं सीए फाइनल लॉ पढ़ाता हूं, उसमें पामला नाम का एक पूरा एक्ट है, 10 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आता है पामला। बताओ, इन सब 5 लोगों एक साथ देखिए आप। सबसे पहले ऊपर दाऊद है, दूसरे में आपको लादेन, तीसरे में वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी है, और चौथे और 5 में फिल्मी जगत के टेररिस्ट है। एक है अमरीश पुरी, और लास्ट को जानते होंगे आप, ये श्रद्धा कपूर के फादर है, शक्ति साहब। अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में ये सब काम किए जो गंदे थे, बॉम्ब ब्लास्ट किए, टेररिज्म किया, इन्होंने कोकेन चरस बेचा, विड बना के, आपने उड़ता पंजाबी मूवी देखी होगी, जाली नोट बनाए, आपने वीरप्पन का नाम भी सुना होगा, तस्करी, हाथी के दांत बेचना, ऐसे काम करने वाले, ये गुनाह है, ये नॉर्मल चीज है या ये बहुत गंदे की चीज है? अरे बॉम्ब ब्लास्ट करा देना, टेररिस्ट का अटैक कर देना, सर ये का क्या, सुनो इतना भारी है ना, आप बोले क्या मजा आ गया पढ़ने को। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफेंसेस। मतलब ये शेड्यूल ऑफेंस का लिस्ट है 200-300, उसमें ऑफेंसेस में 4-5 मैंने बताया, उसमें तुम प्रोस्टिट्यूशन ऐड कर दो, करप्शन ऐड कर दो, और बड़ी लिस्ट है उसमें, पर आपका वो विषय नहीं, वो सीए फाइनल में पढ़ना। इतना रखो, इस टाइप के गुना मतलब बड़े वाहियात दरिंदे लोग कर रहे, गंदा काम। अब बताओ, दाऊद ने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसके बदले में पाकिस्तान ने उसको 100 करोड़ इंडिया में दिए। बोले तो ब्लास्ट करा देते को 100 करोड़ देंगे, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट रुकना भाई, 100 करोड़ रुपए लेके सर बॉम्ब ब्लास्ट कराने का मामला क्या करें, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आदमी को कहां लेके जाना चाहिए अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट वाले एक्ट में। मामला क्या कर रहे हैं बीच में, जाली नोट का अलग एक्ट है, ड्रग्स का अलग, नार्कोटिक का अलग एक्ट है इंडिया में, मालूम है आपको। ये चरस, गांजा, धुआं जो बिकता है ना सब, उसके लिए नार्कोटिक का एक एक्ट है जिसमें ये सारी चीजों का गुनाह होता है। तो इन सबके गुनाहों को अलग अलग एक्ट में पनिशमेंट मिलती है, वो विषय नहीं चल रहा है। विषय किस बात का है, इन लोगों ने उसमें से पैसे कमाए, बॉम्ब ब्लास्ट किया, जाली नोट से पैसे कमाए, इंडिया में ड्रग्स बेचे। मान लो दाऊद ने इंडिया में 100 करोड़ रुपए कमाए, क्या एक बॉम्ब ब्लास्ट करने की वजह से, कितने कमाए, 100 करोड़ रुपए कमाए। अब दाऊद गया गाड़ी लेने के लिए, अब दाऊद वेंट फॉर बाइंग प्रीमियम कार, पुणे में गया वो मर्सिडीज BMW लेने के लिए, और ही वांटेड टू परचेस अ सुपर पॉश फ्लैट। उनको बैंड्रा में, मुंबई में फ्लैट लेना था, और ही वांटेड टू परचेस बंगलो, बट ही कुड नॉट बाई इट। गाड़ी में 100 करोड़ रखे हैं, बट ही कुड नॉट बाई इट बिकॉज ही डिड नॉट हैव व्हाइट फंड्स। एंड यू ऑल नो, इंडिया के अंदर कुछ चीजें लेने के लिए आपके सामने व्हाइट पैसा ही होना, ब्लैक से काम नहीं चलता। अरे क्या 2 लाख के ऊपर ब्लैक ले नहीं सकते आप? गाड़ी लेके बताओ मुझे, ब्लैक पैसे से ले नहीं सकते। घर लेके बताओ, ले नहीं सकते। इंडिया में घर लेने के लिए आपकी गवर्नमेंट के जितनी वैल्यूएशन होती है उतना पैसा आपके सामने व्हाइट होना जरूरी है, ब्लैक के पैसों से आप कुछ। अब दाऊद अमीर होकर भी गरीब हो गया बिकॉज ही इज नॉट एबल टू परचेस। अब वो गया था वहां पे लेने के लिए, क्या मर्सिडीज लेने गया फॉर एग्जाम्पल, कंपनी वाले बोला तेरे पास व्हाइट होना चाहिए, बोले व्हाइट तो नहीं, हताश निराश हो गया, नैनो लेके आ गया बिकॉज 2 लाख में नैनो ही आती थी। तो सोचो, इंसान के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, पैसे होने के बावजूद भी इंसान गरीब और नंगा हो गया। ही इज नॉट, पैसा बहुत है, माल बहुत है, पर खर्च नहीं कर सकते बिकॉज पैसा। सुनो अभी ध्यान से, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम क्या, अब ये क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आपने कभी वर्ड सुना है कपड़ा लॉन्ड्रिंग? कपड़े लॉन्ड्रिंग में क्या करते हैं, धोते क्या धोते, ये डायरेक्ट बोलो क्या धोते। कपड़े लॉन्ड्रिंग में हम लोग काला कपड़ा सफेद बनाते,
मैला हुआ कपड़ा सफेद बनता है, यानी कि यानी कि कपड़ा लॉन्ड्रिंग हो रहा है, यानी कि ब्लैक कपड़े हो जाएंगे व्हाइट, मैला कपड़ा बन जाएगा व्हाइट, यही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाया जाता है। कपड़ा लॉन्ड्रिंग, आपका जो आप जो कपड़े लॉन्ड्री करते हैं, लॉन्ड्री वर्ड क्या होता है? लॉन्ड्री मतलब साफ कर देना। कपड़ा लॉन्ड्रिंग अगर काला कपड़ा व्हाइट करता है तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता हो? ब्लैक मनी। बोला दिल की बात छीने आपने। काला पैसा हो जाएगा व्हाइट। दाऊद के पास में, सुनो, दाऊद के पास में ब्लैक मनी है। दाऊद उस पैसे से कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अब क्या करें, उसका दिमाग तो खराब होगा। चला इतना पैसे का क्या फायदा, इतने बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा मैं रोज, कुछ फायदा नहीं, इतनी मेहनत करके बॉम्ब ब्लास्ट करते कुछ मिल रहा नहीं। ओवर रहा, मैं हाथी की दांत तोड़ दे रहा, हाथी को मार देता, वो बोलेंगे जाली नोट ला रहा, इतनी मेहनत करके कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परचेज एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, बिकॉज इंडिया नीड्स व्हाइट एंड दे हैव ब्लैक। अब ये लोग क्या करते हैं, अब सर एक काम करो ना, जाके बोल दो गवर्नमेंट को ये 100 करोड़ का इनकम टैक्स ले लो। गवर्नमेंट क्या पूछती मालूम क्या? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? छगन भुजबल साहब को पूछेंगे, छगन भुजबल बोलेंगे मैं, ये सारे लोग बोलते 30% इनकम टैक्स ले लो, पर मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, 1 - T कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे को दो तो सही मेरे पैसे यूज कर। बोले नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि गवर्नमेंट, अभी बताओ पीजीपीपी जो क्या बोलते हैं अपन, जो सरल अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम होगा, अब इससे बॉम्ब लॉस से 100 करोड़ कमाए, कौन से हेड में जाएंगे वो? और वो लिखेंगे बॉम्ब लॉस से 100 करोड़, मारेंगे नहीं लोग। इसीलिए ये लोग, इनकी इच्छा है पैसा टैक्स भरने की, बट दे कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स बिकॉज धंधा इलीगल है, इलिसिट है, इलेजिटिमेट है। अब क्या करेंगे इनको मालूम है? ये क्या करता दाऊद मालूम है? दाऊद करेगा इसको व्हाइट। व्हाइट बनाने का टेक्नोलॉजी देखना है, बगैर टैक्स बनाए हो जाएगा व्हाइट। प्लेसमेंट करेंगे, लेयरिंग करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सुनो एक बार, अब दाऊद का दिमाग तो खराब हो, दाऊद या कोई भी ले लो, इनको जो लोग गंदे लोग उनको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रर। क्या बोलेंगे? लॉन्ड्रर। ब्लैक का पैसा व्हाइट करने वाले मनी लॉन्ड्रर। अब इन्होंने क्या कमाया? मान के पैसा वहां से कमाया, ये प्लेसमेंट करके। दाऊद ने क्या क्या गेम किया देखना, इसका पैसा पूरा व्हाइट हो जाएगा। उसने पूरे पैसों को टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया। दाऊद क्या कर रहा था मालूम क्या? 100 करोड़ लेके दिमाग खराब हुआ, बैंक में चला गया। बैंक वालों ने पूछा दाऊद आप हो कौन? बोले मैं दाऊद, डी कंपनी। बोले आपने कितने पैसे जमा करा? बोले 100 करोड़। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? बोले तुम्हें क्या मतलब उससे, मेरे मैं कहीं से भी पैसे कमा। आरबीआई का आदेश है, हर आदमी का केवाईसी यानी कि उसका सोर्स ऑफ इनकम जानना जरूरी है। आपने शायद से आज तक बैंक में इतने पैसे भरे नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं कि वो कितना स्ट्रिक्ट है। आप एक काम करो, बैंक में से भी 1 करोड़ लेके जाओ। बोलना साहब 1 करोड़ जमा करने का। वो बोलेंगे भाई 1 करोड़ बाजू में, पहले बता तू है कौन? एक बार तो मेरा एम्प्लॉय पैसे लेके चले गए, सुनो ना, एम्प्लॉय पैसे लेके चले गए। वो बोल रहे हैं कि तुम कौन? बोले मैं, मेरा नाम है जहीर, नाम है मेरा। तो बोले कितने पैसे? बोले 2 करोड़ है। तो बोले आप क्या करते? बोले एसपीसी का एम्प्लॉय। बोले कितनी तनख्वाह है? बोले 25,000। और फंड कितने? 2 करोड़। बोले 2 करोड़ लेके जाओ, नहीं तो 5 लाख बुलाओगे। यहां पे कोई आदमी के पास में 2 नहीं 50 करोड़ हो, पहले पूछते सोर्स ऑफ इनकम। आज एसपीसी जितने पैसे रखता है ना, मालूम है उन्होंने एसपीसी का एक्चुअल में देखा है कि एसपीसी क्या धंधा करता है। उन्होंने शॉप एक्ट लाइसेंस एसपीसी का लिया हुआ है अपने पास, तब जाके बैंक में खाता खुला है मेरा। ऐसे आप बोलेंगे बैंक को क्या मतलब? बैंक को मतलब है हम कहां से पैसे ला रहे हैं उसके से, तो लोग रोज सुपारे लेंगे। ये मर्डर, हाफ मर्डर, फुल मर्डर कर करके लोग पैसे जमा करेंगे। मतलब ये गुंडो लोग के पैसे बैंक में आ जाएंगे। तुमको समझ रहा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? भारत सरकार आरबीआई इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने। सीए प्रैक्टिस में भी काम में आएगा एकदम। आप ये समझो पढ़ाई नहीं कर रहे, एक ज्ञान ले रहे मामला का। सोचो सिलेबस में नहीं, मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, इतना इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या करते हैं, अब बैंक में गए, बैंक वालों ने लिए नहीं, इसने सारे पैसों के टुकड़े किए, 100 करोड़ को 1-1 लाख में बांट दिया। उसके दोस्त थे, उसके रिलेटिव थे, दाऊद के पास गैंग है, सबको 1-1 लाख दिया और सबको लजाओ रे आप बैंक में डालो पैसे। दाऊद इज वेरी स्मार्ट, उसने सारा पैसा बैंक में डाल दिया। सब बोले 1-1 लाख बैंक में कैसे लेते? 1 लाख रुपए तो लोग कहते हैं हमने अपने सेविंग से किए, पापा ने पैसे दिए थे, बचपन से खर्च ही नहीं किया मैंने। तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम की क्या जरूरत है? 1-1 लाख रुपए छोटा छोटा अमाउंट, सबके 100 करोड़ ही गए, पर छुट्टे छुट्टे गए, टुकड़ों टुकड़ों में गए। वेयर इट वॉज डिपॉजिटेड? इट वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो बैंक 100 करोड़ के लिए नौटंकी कर रही थी, अब वो नौटंकी नहीं करेंगे बिकॉज लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों। अब क्या किया उन्हें मालूम है? देखो होशियार दाऊद, देखो दाऊद कैसा पैसा ब्लैक का व्हाइट बनाएगा, इनकम टैक्स भी नहीं भरेगा। सर बैंक में जाके क्या होगा? बैंक में क्या किए? बैंक में पैसे, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट करेंगे। आपके बुक में भी लिखा देखो, प्लेसमेंट के तो 3 हेडिंग लिखिए देखो।
प्लेसमेंट करेंगे लेयरिंग, अरे एग्जामिनेशन को क्वेश्चन नहीं है, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। देखो प्लेसमेंट करेंगे, लेयरिंग करेंगे, ऐसे देखो 3 पॉइंट्स है। कौन से पेज नंबर पे बिठाओ? 89 पे देखो, प्लेसमेंट करेंगे, लेयरिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे 3 पॉइंट्स है क्या? उसका प्लेसमेंट समझा क्या? दाऊद ने बना दिए टुकड़े 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 टुकड़े। क्या करे दाऊद ने? क्या किया? दाऊद ने क्या किया? पर आप सुनो, उससे पैसा वाइट नहीं हुआ अब तक। अभी तक पैसा कहां है? खत्म हो गया ना भाई, बैंक में आ गया मतलब वाइट हो गया ना। अब क्या करता है मालूम क्या? वो पैसा किसका पैसा है? वो अभी कौन यूज कर रहा है उसको? दाऊद यूज कर पा रहा है क्या? तो दाऊद क्या बोलेगा? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो उसको कहेंगे इंटीग्रेट। पर वो क्या करता है? दाऊद बोलता है रुको अभी मत दो, थोड़ा येड़ा बनाएंगे, लेयरिंग करेंगे। बोले लेयरिंग बोलो साहब क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, सब लोग गोल्ड ले लो, सबके व्हाट्सएप बोलो आज गोल्ड खरीद लो। सबने बैंक से पैसा निकाला, गोल्ड ले लिया, और व्हाट्सएप किया नेक्स्ट डे, गोल्ड बेचो, शेयर्स ले लो। सबने गोल्ड बेचा, गोल्ड के पैसे शेयर्स ले लिए। ये लेयरिंग कर रहे हो। आपसे मैं पूछूंगा ऐसा क्यों किया उसने? दाऊद ने सबको बोला पैसे पैसे मत भेजो मुझे, तुम उसको बेचो, खरीदो। फिर उसने लैंड लिया, लैंड बेचा, लैंड के पैसे आ गए। डायमंड लिया, डायमंड को बेचा, डायमंड के पैसे आ गए। फिर अब सिल्वर लिया, सिल्वर को बेचा, सिल्वर के पैसे आए। अब लिया बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स ले लिए। ऐसा करते करते साल में 40-50 बार चीजें खरीदी बेची, खरीदी बेची। इसको लेयरिंग कहा जाता। फिर लेयरिंग होने के बाद दाऊद ने एक आईपीओ लाया, नाम तो सुना होगा डी कंपनी, आईपीओ रिलीज। और इन लोगों ने उसमें पैसा निवेश किया, यानी कि इन्वेस्ट किया। बैंक से एनईएफटी मारा डी कंपनी के अकाउंट में। आपसे मेरा सवाल अब क्या होगा? अब तो डी कंपनी के पास में वो पैसा जो 100 करोड़ गया था, वो 100 करोड़ वापस आ गया। और गया था ब्लैक, आया व्हाइट, गया था ब्लैक, आया व्हाइट। देखो बच्चों, मशीन है ब्लैक को व्हाइट बनाने की, वो भी इनकम टैक्स पे नहीं करने का, व्हाइट बन गए। और मालूम है, अब इन्हीं पैसों से जो दाऊद कल गाड़ी नहीं खरीद सकता था, बंगलो नहीं खरीद सकता था, अब वो सारे पैसों से क्या खरीदेगा? वो सब कुछ, सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अब डी कंपनी के नाम पे गाड़ी, घोड़ा, सब, बंगलो, सब कुछ मिलेगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कल ब्लैक था आज क्या हो गया? अब सवाल ये तीनों पॉइंट समझ के क्या? कौन से? प्लेसमेंट मतलब क्या रहे? टुकड़े टुकड़े किए। फिर क्या हुआ? लेयरिंग, ऐसा बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, और बाद में वापस से दाऊद ने मंगवा ली। उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेट। तो दाऊद क्या परचेस कर सकता है क्या? नहीं। क्या दाऊद के ब्लैक के व्हाइट हुए क्या? नहीं। तो दाऊद ने क्या किया? मनी लॉन्ड्रिंग किया। क्या? और दाऊद ने क्या किया? दाऊद बन गया मनी लॉन्ड्रर। क्या बना? दाऊद के पैसे बने ब्लैक के व्हाइट। अब एक सवाल, एक एक सवाल का जवाब देना। 2-4 सवाल मेरे बहुत भारी दिमाग में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पे लेयरिंग क्यों करवाया? कोई सारा बच्चा समझेगा सर लेयरिंग क्यों करा था? डायरेक्ट प्लेसमेंट होता और इंटीग्रेशन होता। अगर कल चल के किसी की इंक्वायरी निकली, भाई तूने शेयर में पैसे कहां से डाले, तो उसका खाता इंक्वायरी खोलेगा। फिर वो बोलेगा साहब मैंने वो गोल्ड बेचा था, गोल्ड के पैसे थे। फिर बोलेगा गोल्ड के पैसे तुझे काय से मिले थे? बोले वो डायमंड बेचे थे मैंने। बोले अच्छा, फिर डायमंड को कैसे खरीदा था? वो तो लैंड बेचा था ना मैंने। आप सोचो, एक आदमी के 1 लाख रुपए, तुच्छ 1 लाख रुपए के लिए अगर गवर्नमेंट अफसर आ भी जाता है तो 50 चीजें चेक करना पड़ेगी, तब समझेगा पैसा कहां से है। अब ऐसे न जाने कितने कितने 1-1 लाख रुपए बैंक में और कितने का लेयरिंग हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल ही नहीं। ये कैसा हुआ? ट्रू ओरिजिन तक पहुंच नहीं पाएंगे, पैसा 1 लाख रुपए कहां से आया था। पहुंच सकते पर कितना टाइम टेकिंग, और वो भी 1 लाख रुपए के लिए बड़ी अमाउंट। अगर 100 करोड़ की तो मेरे अंदर जाता भी। अब कितने लोगों ने 1-1 लाख और सबने इतना काम किया, तो मैं ओरिजिनल तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा? तो बताओ, प्लेसमेंट करेंगे मतलब टुकड़े हो गए बैंक में डाल दे, लेयरिंग करेंगे मतलब बेचा, सेल किया, बाय किया, वो सब। और बाद में इंटीग्रेटर मतलब दाऊद का पैसा दाऊद के पास है। अब दूसरा प्रश्न मेरा, स्वप्निल पार्टनर क्लासेस मैं चलाता हूं, मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा, तो मुझे कौन सा एक्ट पकड़ेगा? मनी लॉन्ड्रिंग है आईटी एक्ट। क्यों मनी लॉन्ड्रिंग? ये भी तो मैं वही कर रहा हूं, मैंने इसी पैसे से सब कुछ कर दिया। जल्दी बताओ, मैंने भी टुकड़े करके बैंक में डाले, मैंने भी प्लेसमेंट किया, मैंने भी इंटीग्रेशन किया। नहीं तो मुझे भी मनी लॉन्ड्रर बना दो आप। नहीं बनाओ ना, मुझे मनी लॉन्ड्रर बनाओ। मेरा धंधा लेजिटिमेट है, मैं ऐसे शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं कर रहा हूं। मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स में ज्यादा फर्क नहीं है। स्वप्निल पार्टनर क्लासेस है, कोई कपड़ों की दुकान, कोई किराना की दुकान, कोई भी दुकान, स्टोर से अगर किसी ने इनलिजिटिमेट धंधे से नहीं, नॉर्मल सीए कोचिंग क्लासेस, कोई अवैध धंधा नहीं है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करके पैसे नहीं कमा रहा हूं मैं आपसे। सीए कोचिंग जान दो, सीए फॉर्म आपने स्टार्ट की, कल से इनकम टैक्स नहीं भरा तो आपको पकड़ेगा कौन? इनकम टैक्स ऑफिस। मामला के अधिकारी को आने की औकात भी नहीं है उसकी, बिकॉज हमने कौन से गलत काम किया हमने?
मैंने आपका पैसे लेके मान लो इनकम टैक्स नहीं भरा ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे बचाएगा, पामला नहीं बचाएगा, बिकॉज मेरा कौन सा धंधा शेड्यूल्ड ऑफेंस है। मेरा ऐसा है, मेरा कोई भी धंधा नहीं है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बच्चों पामला कब अट्रैक्ट होगा? अरे जल्दी बताओ ना, पामला कब है? एक तो वो शेड्यूल्ड क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए शेड्यूल्ड। पहली बात तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। शेड्यूल्ड ऑफेंस से जो पैसा कमाया, अरे बोलो ना, फिर क्या होना चाहिए? वो पैसा आपने करना चाहिए, बोलो, वो पैसा ब्लैक का आपने करना चाहिए, तब जाके पामला एक्ट होता है। अगर मैं बोलूं मैंने एसपीसी का पैसा जो ब्लैक का था, मैंने उसके ऊपर इनकम टैक्स ना देते उसको व्हाइट कर दिया, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे? इनकम टैक्स एक्ट लगाएंगे। तो सर मतलब ये ऊपर वाले जितने लोग हैं, इन्होंने क्या शेड्यूल्ड ऑफेंस किए थे? हाँ भाई हाँ, करप्शन करना कौन सा नेकी का धंधा है बे? इन्होंने क्या मेहनत से पैसे कमाया क्या? 1,20,000 करोड़ का मतलब समझते हैं आपको? 1,20,000 रुपए नहीं बोल रहा हूं मैं, 1,20,000 करोड़ कितना होता है? एक महीने का इंडिया का जीएसटी का कलेक्शन है 1,00,000 करोड़। कितना पैसा खाया चिदम्बरम ने व्हेन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरे भाई बहुत नेक आदमी था, पता नहीं क्या भ्रष्टाचार कर गया वो। लालू जी वाड्रा का केस सुना था, वाड्रा के ऊपर क्या चालू है? वाड्रा के ऊपर इल्जाम है कि राहुल गांधी ने जो और सोनिया जी ने जो करप्शन से पैसे कमाए हैं, इल्जाम है, एलिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वो पैसे सोनिया गांधी ने, मतलब क्या था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इन्होंने अपने जीजाजी को गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट मान लो फ्लाईओवर बनाने के, जिसको 1 करोड़ लग रहा है उसको 100 करोड़ में दे दिया। अब किसके गए 100 करोड़? राहुल गांधी के, जीजाजी के, क्या बोलते हैं भारत सरकार के गए। काम कितने का दिए? कितने? अच्छा, बहुत अच्छा किया। वाड्रा जी ने सारे पैसे इंडिया के बाहर भेजे। इंडिया में बंगलो लेंगे लोगों को समझ जाएंगे, इसलिए वाड्रा जी ने लंदन में बंगलो लिए, वो भी 8। फिर वाड्रा जी को पूछा, अब लोग बीजेपी वालों ने काड़ी किया होगा, ओ ईडी देखना उसका बंगलो है 8। फिर ईडी ने बोला, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टर, अटने आओ, बैठो जरा इधर आओ, क्या नाम है आपका? बोले वाड्रा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? बोले है इंजीनियर हूं मैं। अचानक से ज्यादा इनकम बढ़ गई आपकी। प्रियंका जी से शादी करने के पहले आप एक साधारण आदमी हुआ करते थे, अचानक से आपकी लाइफ 8-8 बंगलो। बोले मेहनत से कमा, नहीं मेहनत अचानक से रंग लाई आपकी, शादी करने के बाद में ज्यादा ही रंग लेकर आए। ए वाड्रा, तू जो भी होगा, मैं तो ईडी हूं, तेरी बजाने के मूड में हूं, तू बता तूने 8 बंगलो लाए कहां से? और अगर तूने बताया नहीं ना तेरा सोर्स ऑफ इनकम, मां कसम अभी लालू अंदर है, उसके बाजू में बिठाएंगे, दोनों साथ में बैठ के कर लेना कांड जो करना है। और रही बात आपको मालूम है एक चाणक्य इंसान है इंडिया में, अमित शाह। सुन लेना कांड, सुन लेना। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम हमारे, हाँ, तब उन्होंने किसको डाला अंदर? फिर अमित शाह ने बोला अब इट्स माय टाइम। जब तू उसमें था, सरकार में था, मेरे को तूने अंदर डाला था, कोई बात नहीं, मैं अपना हिसाब लेना जानता हूं, अब मेरी बारी, अब मैं हूं होम मिनिस्टर। और आप जानते हैं चिदम्बरम को, जो ऐसे तो इंडिया में मनी लॉन्डर सारे मिनिस्टर्स मिलेंगे, पर बारी उसी की आती ना जो अभी जिसको बजाना है, अभी वही है, बजाने का सिलसिला चालू है। अमित शाह से कि जो जिसने बजाया होगा, अब पीछे अमित शाह को गुस्सा आया, भाई चल ठीक है, तो उसने बराबर से ईडी को बोला जो तेरे को चाहिए ना सब देंगे, पूरे गवर्नमेंट की तेरे को फोर्स लगा देंगे, तो सिर्फ उसको बजा। रात में से उठाया उसको। सोचो सीबीआई, नहीं रुको, एक लाइन बोलना है मुझे, जो सीबीआई इसको पहले रिपोर्ट करती थी, वही सीबीआई इसको उठाने गए। उसके नहीं फ्रॉड ही क्या है ना, इंडिया के पैसे लूट के तुम उसको मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, कौन सा वाइट का पैसा तुम्हारा? अच्छा बताओ, ये इनकम टैक्स एक्ट में क्यों नहीं गए? सोर्स। आओ आपको एक व्यक्ति से मिलाते हैं। अरे क्या व्यक्ति, आओ देखो, अरे मजा आ जाएगा, इधर देखो, कहां है ये? धूप आए
महाराष्ट्र में भुजबल परिवार की परेशानी वाले दिन शुरू हो गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कल एनसीपी के पूर्व सांसद समीर भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। समीर भुजबल महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे हैं। भुजबल परिवार पर सैकड़ों करोड़ों के घोटाले का आरोप है। ये बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर। जानते हैं भुजबल साहब कहां से? नासिक एविला से है और इन्होंने बहुत काम किया है। नासिक में बहुत आगे लेके उसमें डाउट नहीं है, पर उन्होंने बहुत गंदे काम किए। इन्होंने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट इनको बोला कहता दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनाए। हर एक स्टेट का एक सदन होता है दिल्ली के अंदर। तो तब ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट अपने भतीजे को दिए, समीर भुजबल को दिए। बस माहौल हो गया। देखो अभी कितना मजा आएगा। छगन भुजबल परिवार के बुरे दिन। भ्रष्टाचार के आरोपों में भुजबल परिवार पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। भतीजे समीर भुजबल की गिरफ्तारी से इसकी शुरुआत फरवरी के पहले ही दिन ईडी ने कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छगन भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को गिरफ्तार किया है। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल की गिरफ्तारी हो गई है। यहीं पर सोमवार को छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। करीब सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। ईडी ने मुंबई में समीर भुजबल से करीब 6 घंटे की पूछताछ की। ईडी के मुताबिक समीर भुजबल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए गिरफ्तारी की गई। There has been an arrest. He'll be produced before the court. हालांकि समीर भुजबल की पार्टी एनसीपी ने इस कार्रवाई को बीजेपी की बदले की राजनीति का दुरुपयोग करती है के खिलाफ कार्रवाई और एसीबी के डीजी को एसआईटी का गठन कर राजनेताओं और दूसरों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था। भ्रष्टाचार एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। भ्रष्टाचार क्या है? यहां पे मैं एक डेटा दिखा रहा हूं जिसका नाम है पी चिदम्बरम। और पी चिदम्बरम न्यूज पीएमएलए अरेस्ट। पी चिदम्बरम टू बी अरेस्टेड बाय ईडी। ईडी बोलता है इसको अरेस्ट होना चाहिए, 2 महीने पहले की केस है। आईएनएस मीडिया स्कैम, आपको मालूम है इसकी जो बात खुली थी सिर्फ 9,25,000 की वजह से खुली थी। वो 9,25,000 का हिसाब नहीं दे पाया। उसको यही बोल रहे कि तूने तेरे बेटे की जो उसका बेटा है, क्या नाम उसका, चिदम्बरम का एक बच्चा है कार्तिक, उस कार्तिक को 9.25 लाख रुपए, तो उसको पूछे ये 9,25,000 तेरे पैसे कहां से है? एंड ही वाज नॉट हैविंग एन आंसर ऑफ दैट। समझा क्या? तो इसके लिए वो जब 9.25 लाख रुपए खोलने गए तो 1,20,000 तक पहुंच गए। देखो रात में उठा उसको, चिदम्बरम नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड नाउ इन पीएमएलए, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद में देखो यहां पे है नो एनफोर्समेंट डायरेक्टर अरेस्ट फॉर द पी चिदम्बरम फॉर नाउ, ऐसा उन्होंने टॉप कोर्ट में बोला था। ये पहली वाली बात है, अभी के नहीं, पर बाकी इस बंदे ने तो देख रहे होंगे यहां पे देखो क्या लिख रहा है। और ये क्या बोलता है मालूम क्या इसमें? देखो इसका सन भी अरेस्ट हुआ था। ऐसे बहुत सारे, और उसको मालूम है वो क्या बोलता है यहां पे देखो। आपके हाल ही में परसों के दिन का न्यूज है, अपने आपके सभी विजू भाऊ विजय माल्या लेटेस्ट न्यूज अरेस्ट। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, चोर है चोर है, ठीक है। पीएमएलए, अब जरा अच्छे से पढ़ना। पीएमएलए कोर्ट अलाउस लिक्विडेशन ऑफ विजय माल्या's असेट, यानी कि कोर्ट ने कह दिया कि यह सच में मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस था। यानी कि उसकी जितनी धन संपत्ति है इंडिया में वो मनी लॉन्ड्रिंग से, इसने खराब धंधे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस किए हुए, लोगों को डुबाया, लोगों को लूटा, उससे प्रॉपर्टी कमाई है। बताओ विजय माल्या ने क्या लोगों को लूटा है? क्या बैंक को लूट के बनाया? क्या शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है? उन्हीं बैंक के पैसे लूटे हुए घर बनाए हैं, बड़े बड़े फ्लाइट लिए हैं, हेलीकॉप्टर लिए है, उसके बाप का माल है? नहीं है ना। तो पीएमएलए में बोला उसकी जितनी प्रॉपर्टी इंडिया में सब पीएमएलए के, वो लोगों ने बोल दिया क्या लिखा देखो, लिक्विडेशन होना चाहिए और जो जो पैसा आएंगे वो सब बैंक को जाना चाहिए। पीएमएलए सर इसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? तो बैंक का, ए भाई बैंक का पैसा क्या किया इसने? शेड्यूल्ड ऑफेंस है क्या? नहीं, लूटा लोगों को। मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो मैं भी जाऊंगा, पर मैंने आपका पैसा लूटा नहीं है, इसने लोगों को लूटा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे एकदम लेटेस्ट वाला है, देखो इधर वाड्रा पीएमएलए देखो, उसको इंडिया के बाहर नहीं जाने दे रहे हो। देखो उसके बंगलो आटे, बोले मैं रह गया था थोड़ी देर, बोले नहीं जाएगा तो
इंडिया में रहे, उसके बंगलों को देख भी नहीं सकता था। 7 महीने से वो पहले का नोटिस है, उसको इंडिया के बाहर ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। लालू प्रसाद ने क्या किया था उनके? लालू प्रसाद के केवल 7 लड़कियां हैं, ही हैज 7 डॉटर्स। 7 लड़कियों के 7 दामाद भी तो होंगे। इन्होंने भाई साहब ने राबड़ी और इन्होंने पैसे बहुत कमाए, तो कहां रखेंगे? सारे दामाद को बहुत बहुत दिया है। अब वो क्या हुआ, लालू प्रसाद ने क्या किया था, मोदी को बहुत छेड़ा था इलेक्शन के पहले। मोदी जी बोला था मत कर, इतना मत छेड़। वो अपने स्टाइल में बजा रहा था मोदी जी की। मोदी जी ने अमित जी को बोला ले रहे इसको, ये बहुत परेशान कर रहा। एक साथ में सीबीआई, पामला, इनकम टैक्स सब घुस गए उसके घर में। अब लालू जी की यही समझ रहे नहीं कहा, अच्छा सारे के सारे दामाद के ऊपर एक साथ रेड। दामाद बड़े महल में रह रहे थे। दामाद जी को पूछा, दामाद जी ये कहां से आया इतना सब कुछ? बोले मेहनत से। अच्छा, अचानक से मेहनत होगी? क्या क्वालिफिकेशन है आपका? बोले बहुत भारी है। क्या करते जरा सोर्स बताओ। दामाद जी का रेवेन्यू 10 लाख भी नहीं और बंगलो 100 करोड़ का। एक तो सोर्स बता, वरना अंदर चले। फिर बोल दिया मेरे पापा जी ने दिए थे मुझे पैसे। पापा जी से सवाल पूछे कहां से है? बोले ये पैसे चारा घोटाला से आए थे। सोर्स ऑफ इनकम ही गलत है, वही पैसा ब्लैक का व्हाइट किया इन्होंने। और आज लालू प्रसाद आज भी हमारे बीच नहीं, जेल के अंदर है, मतलब आम जनता के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मामला गाइस। मनी लॉन्ड्रिंग, एक बार सारे एग्जांपल लिख दीजिए। नहीं मतलब ये आप कुछ नहीं लिखने का, मतलब मैं इतना बोल रहा, ये एग्जांपल आप लिख दो। लालू, छगन भुजबल, पीछे था मेरे बोर्ड पर। लालू, छगन भुजबल, पीछे था मेरे बॉर्डर। और ये भी आपको लिखना है कि पीएमएलए इज इक्वल टू इतना लिख देना बस। ए रुको रे, देख लो, जाओ जिसको जाना, इतना लिख दो जो लोग हैं। पीएमएलए इज इक्वल टू शेड्यूल ऑफेंस प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट, इतना लिखना बस, बाकी कुछ नहीं। आज का लेक्चर खत्म हो रहा है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।